तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल दीपक अग्रवाल। एक नई एनर्जी से शुरू करेंगे अपनी नई वीडियो में। आ गया हूँ आपको फिर से परेशान करने के लिए। हमने पिछली वीडियो में देखा था, बेसिकली हमने एक काफी ज्यादा बताया था मैंने आपको गॉड के बारे में, गॉड की थ्योरीज के बारे में। चलो एनीवेज आपको समझ में आई होगी तो बहुत अच्छी बात है। अभी के लिए मैंने आपको जैसे कि टाइटल और थंबनेल में बताया, जो कि इसमें मैटर डाटा कहते हैं। मैटर डाटा में मैंने आपको बताया कि बेसिकली हम माइक्रोबायोलॉजी के प्रोस्पेक्ट्स को कैसे जानेंगे, माइक्रोबायोलॉजी के हम एस्पेक्ट्स को जानेंगे, यानी कि बेसिक्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी दैट इज रिलेटेड टू बीएससी बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स, क्योंकि मैंने खुद परस्यू की है बीएससी बायोटेक ऑनर्स। तो मैंने आज एक माइक्रोबायोलॉजी का बेसिक व्यू, जो कि नीट में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, उसके एप्लीकेशंस वगैरह बताने के लिए 35 पेजेस की पीडीएफ से यूज करूंगा और आपको बताऊंगा कि पीडीएफ को हम कैसे समझ सकते हैं और माइक्रोबायोलॉजी को हम इजी वे में कैसे समझ सकते हैं। जो लोग यहाँ माइक्रोबायोलॉजी समझने के लिए आए हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग यहाँ देखने के लिए आए हैं वो भी खुश रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुश रहोगे, फिक्र मत करो। आई प्रॉमिस कि आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। शुरू करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो गाइस ये मेरे फ्रेंड ने मुझे हेल्प किया है, आदित्य राज जी ने, जो मेरे को मतलब बेसिकली बताते हैं, सब कुछ कराते हैं। ऑफ कोर्स मेरे बहुत क्लासमेट्स हैं जो मेरी हेल्प करते हैं। चलो एनीवेज वो हम साइड में रखेंगे। अभी के लिए बेसिकली मैंने आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स के बेस पे 35 पेजेस की पीडीएफ है, जिसमें हम बेसिकली पता करेंगे 35 पेजेस के अंदर हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कोई चैप्टर नहीं है, कोई बेसिक नहीं है, बट इसी क्वेश्चन आंसर से हम अच्छे से स्टडी करेंगे कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। ठीक है, तो अभी हो रहे हैं हमारे पास बेसिकली 7 बज चुके हैं। आपको आधे घंटे के अंदर ज्यादा से ज्यादा कोशिश कराऊंगा कि बहुत अच्छे से करा दूं। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा सारे के सारे। ठीक है, शुरू करते हैं। Which period is known as the golden era of microbiology? सिंपल इसमें पूछा गया है कि गोल्डन एरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, आपके दीपक आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने के लिए फेमस है, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हुए मैं आपको सारी की सारी नॉलेज से अच्छे से करा दूंगा, फिक्र मत करो। Which period is known as the golden era of microbiology? तो इसमें गोल्डन एरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हम कहते हैं पीरियड 1850 टू 1915। 1850 टू 1915 के पीरियड को हम गोल्डन एरा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट हुई थी। इसके अंदर बेसिकली हुआ ये था कि जो नेचुरल इंप्रूवमेंट थी और जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो बेसिकली बहुत ज्यादा अच्छे से एग्जिस्टेंस में आई। लुईस पैस्चर, रॉबर्ट कोच और जाने काफी सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेसिकली फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में और मेडिसिन में बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने वैक्सीनेशंस डिफाइन की, वैक्सीनेशंस के बारे में पता किया, कैसे अटेन्यूएटेड बॉडीज और वीकेंड बॉडीज से हम कैसे अपनी एंटीजन एंटीबॉडी साइट्स को समझ के एक मॉलिक्यूलर डाटा के बेस पे हमारी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं वो भी है। और देखो अगर सीक्रेट की बात होता है ना, कल मेरा पेपर है यार, प्लीज नीचे कमेंट में लिख दो कि ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट। थोड़ी सी हिम्मत आ जाती है यार, प्लीज। आपका अपना दीपक अग्रवाल है, फेमस नहीं है तो क्या हुआ, आप सब उसे फेमस कर ही दोगे, मुझे पता है। तो हमने इतना समझ लिया। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। राइट द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ जॉन टिंडल। जॉन टिंडल नहीं वो टिंडल इफेक्ट वाला हो सकते हैं, लेकिन मेरे को अभी पक्का नहीं बताइए वाला। लेकिन जॉन टिंडल जहां तक मैंने सुना है वो 1820 टू 1893 में उन्होंने ऐसी कंट्रीब्यूशन यानी कि उनका जन्म है ये 1820 टू 1893, जिसमें वो 73 इयर्स तक जिए थे। 73 इयर्स में उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए स्पेसिफिकली डिजाइन बॉक्स के साथ, यानी कि उन्होंने स्पेसिफिकली डिजाइन डाटा दिया जो प्रूव करता है कि जो डस्ट है वो जर्म्स कैरी करती है, यानी कि हमें धूल मिट्टी में खेलना तो चाहिए लेकिन उतना ही जितना इम्यूनिटी बेस्ड है, हमें ज्यादा धूल मिट्टी में नहीं जाना चाहिए। तो अंदर ही बैठो दोस्तों, अंदर ही बैठो। He demonstrated that if no dust was present, उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि अगर कोई डस्ट ही नहीं प्रेजेंट है तो स्टेराइल ग्रोथ रिमेन फ्री ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ फॉर इंडेफिनिट पीरियड। लेकिन अगर डस्ट में कोई जर्म्स ही नहीं है तो इसका मतलब है कि जो स्टेराइल ग्रोथ है, जिसे हम सॉल्यूशन कहते हैं, ग्रोथ मतलब लिक्विड सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या है, स्टेराइल है, यानी कि बैक्टीरिया फ्री है और डिसीज फ्री है। तो इंडेफिनिट पीरियड के टाइम पे यानी कि अनंत काल तक। He also concluded that fungi growing in various mud and vegetable infusion killed bacteria by excluding oxygen। और इसमें इन्होंने ये भी बताया कि काफी सारे फंजाई जो है वेरियस मीड मतलब MERD यानी कि खेती हर्ब्स, तो मर्ड से और वेजिटेबल्स के अंदर इन्फ्यूज्ड है, यानी कि उसके अंदर बैठी हुई है। किल्ड बैक्टीरिया बाय एक्सक्लूडिंग ऑक्सीजन, और उसने बैक्टीरिया को किल कर दिया है ऑक्सीजन को बाहर निकाल के, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना बैक्टीरिया शायद ही जिंदा रह सकते हैं। ऐसी जगहों पे भी रहते हैं बैक्टीरिया जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं भी मिलती, लेकिन यहाँ पे यही मेंशन्ड है कि जो बैक्टीरिया हैं वो तभी जिंदा रह पाएंगे जब वेजिटेबल्स के अंदर ऑक्सीजन होगी, वरना मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगी और ना ही उनके अंदर क्रैब साइकिल एग्जिस्ट होगी। क्रैब साइकिल के बारे में जानना है तो कमेंट कर दो, मैं आपको लिंक बना के वीडियो में दे दूंगा। What do you mean by fluorophores? Fluorophores बहुत सिंपल है, कोई डरने वाली बात नहीं है। ऐसे केमिकल कंपाउंड जो बेसिकली फ्लोरेसेंस पोजेस करते हैं उन्हें हम बोलते हैं फ्लोरोफोर्स। देखते हैं कि क्या है। फ्लोरोफॉर्म्स आर द फ्लोरेसेंट डाइज, जिसे हम फ्लोरेसेंट केमिकल्स भी बोलते हैं या फिर कंपाउंड्स भी बोलते हैं, जो कि एरोमेटिक होते हैं, जो साइक्लिक और लीनियर स्ट्रक्चर दोनों को पाए जाते हैं। एज अ मॉलिक्यूल दैट एब्जॉर्ब एक्साइटेशन लाइट। फ्लोरेसेंस मतलब चमकना, आपने एनर्जी एब्जॉर्ब की और आप चमकने लग गए, तो चमकने की वजह से द मॉलिक्यूल दैट एब्जॉर्ब एक्साइटेशन लाइट एट अ गिवन वेवलेंथ, जनरली इसे हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। And after a short delay emit light at a longer wavelength. The delay between absorption and emission is negligible. Emission और absorption यानी कि absorb करना और फिर emit करना
उसके बीच का जो डिस्टेंस है यानी कि उसके जो बीच का डिले यानी कि टाइम डिले पीरियड है बिल्कुल नेग्लिजिबल है। जनरली ऑन द अदर ऑफ नैनो सेकंड मतलब 10⁻⁹ यानी कि 1/10 के आगे 8 जीरो लगा दो यानी कि 1 के आगे 9 जीरो लगा दो 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 तो इतने सेकंड यानी कि 0.0000000 मतलब कि इतना कम टाइम लगता है ना इसे एब्जॉर्ब करने में और एमिट करने में कि आपकी आंखें झपके की उतर 15 से 20 बार हो चुका होगा, उससे ज्यादा ही हो चुका होगा। What is enrichment method? Other type of chemical method is to provide in the culture medium at a substrate that is a single carbon और nitrogen sources। इसमें सिंपल बता रखा है कि बेसिकली ऐसे enrichment method क्या है, ऐसा टाइप ऑफ केमिकल मेथड है जो बेसिकली कल्चर मीडियम को सबस्ट्रेट को क्या करता है, कल्चर मीडियम और सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करता है। दैट इज अ सिंगल कार्बन और नाइट्रोजन सोर्स जो नाइट्रोजन कार्बन की सोर्स को जिस तरह हेल्प करता है, कार्बन नाइट्रोजन को प्रोवाइड करने में मदद करता है। दैट कैन बी यूज्ड ओनली बाय द स्पीशीज बीइंग स्टॉर्ड, जो कि ऐसी स्पीसीज से यूज कर सकती है जो उसमें प्रेजेंट हो। दिस पर्टिकुलर एंड ऑफ सिलेक्शन इज ऑफन रेफर्ड टू एज एनरिचमेंट। इस पर्टिकुलर सिलेक्शन ऑफ स्पीसीज को हम बोलते हैं एनरिचमेंट मेथड, वेयर वो हम उन्हें नर्चर करने में हेल्प करते हैं, उनको हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। एनरिचमेंट मतलब एनरिच पालन पोषण करना, पालन पोषण करने से हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं। वी प्रिपेयर अ लिक्विड एनरिचमेंट मीडियम विच नाइट्रोजन और कार्बन विच सोर्स, हम उसे लिक्विड मीडियम के अंदर कार्बन और नाइट्रोजन सोर्स प्रोवाइड करेंगे। अंडर दिस कंडीशन ओनली ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ यूटिलाइजिंग दिस कार्बन और नाइट्रोजन विल बी एबल टू ग्रो, और जो कार्बन और नाइट्रोजन को यूटिलाइज करने में सक्षम होंगे वही ग्रो कर पाएंगे। अगर समझ में आ रहा है तो अभी तो लाइक करने के लिए नहीं बोलूंगा क्योंकि आप लोग खुद लाइक करोगे, मैं नहीं बोलूंगा आज आपको लाइक करने के लिए। राइट, शॉर्ट नोट ऑन जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। तो जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज क्या कहती है? जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज बेसिकली ऐसा कहती है कि एक साइंटिस्ट थे फ्रैकास्टेरो ऑफ वेरोना, ठीक है, वरना नहीं है वेरोना, ठीक है, फ्रैकास्टेरो ऑफ वेरोना। फ्रैकास्टेरो ऑफ वेरोना सजेस्टेड दैट, ये एक साइंटिस्ट का नाम है फ्रैकास्टेरो ऑफ वेरोना। फ्रैकास्टेरो ऑफ वेरोना जिसे FOV से याद रख सकते हो। फोव सजेस्टेड दैट डिसीज माइट ड्यू टू इनविजिबल ऑर्गेनिजम्स। डिसीज माइट जो डिसीज कॉज होते हैं वो ऐसा समझ में आया था कि इनविजिबल ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होते हैं जो ट्रांसमिट कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जो 1762 के अंदर वॉन ब्लांसेस, मेरे को थोड़ी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही, इन 1762 के अंदर वॉन ब्लांसेस नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने स्टेट किया था कि जो लिविंग एजेंट्स होते हैं वो डिसीज कॉज करते हैं और डिफरेंट जर्म्स आर रिस्पांसिबल फॉर डिफरेंट डिसीजेज, और डिफरेंट जो जर्म होते हैं यानी कि डिफरेंट बैक्टीरिया होते हैं वो डिफरेंट डिसीजेज के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। लेटर जो लुईस पैस्चर थे उन्होंने आइसोलेट किया पैरासिटिक कॉजिंग सिल्क वॉर्म को, डिसीज को। सिल्क वॉर्म कॉजिंग डिसीज जो पैरासिटिक इन नेचर होता है, यानी कि पैरासिटिक मतलब हमारे से न्यूट्रिशन लेता है, होस्ट से न्यूट्रिशन लेता है और उसके बाद हमें बीमार करता है, उससे उसने क्या किया, उसने क्या किया, आइसोलेट किया पैरासिटिक कॉजिंग सिल्क वॉर्म डिसीज को उसने आइसोलेट किया, उस पर रिसर्च की इन लैब एंड उन्होंने क्या किया, टास्क रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रेक्स। और ये जो था इसने क्या किया, ये मतलब एंथ्रेक्स कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है अ डिसीज ऑफ कैटल शीप एंड आल्सो ह्यूमंस, जो कैटल शीप में पाई जाती है, कैटल शीप और ह्यूमंस में पाई जाती है एंथ्रेक्स। मीनवाइल रॉबर्ट कोच जो थे वो आल्सो ग्रू द बैक्टीरिया फ्रॉम द ब्लड ऑफ द कैटल, उन्होंने ब्लड ऑफ द कैटल होती है डोमेस्टिक एनिमल्स जो कि काऊ वगैरह होती है, मोस्टली गाय भैंस होती है, उन गाय भैंस की मदद से क्या किया, उनका ब्लड कलेक्ट किया और उसमें उसे ग्रो कराया फ्रॉम द ब्लड ऑफ द कैटल दैट हैड डाइड ऑफ एंथ्रेक्स। जो जानवर थे जो एंथ्रेक्स की वजह से मर रहे थे उनका ब्लड कलेक्ट करके उसमें ग्रो करने की कोशिश की। Also injected the microbes into the other animals to observe the development of clinical symptom of anthrax। उन्होंने बेसिकली अलग अलग माइक्रोब्स को क्या किया, अदर एनिमल्स के अंदर ऑब्जर्व किया, यानी कि अदर एनिमल्स के अंदर उन्होंने उसे इंजेक्ट किया जिससे कि वो उसे दूसरे क्लिनिकल सिम्टम्स देख सके एंथ्रेक्स के जो क्या निकल के आते हैं। डिस्कस माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ फंजाई। कमेंट करो जल्दी नीचे। माइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ फंजाई, एल्गी प्लस फंजाई इज इक्वल टू लाइकन्स। और माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंजाई और फाइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ एल्गी। The study of fungi is called mycology. Myco means ancient Greek word, mux means fungus. Fungus means yeast or mold. Yeast size range होती है इसकी 5.0 to 10⁻10.0 माइक्रोमीटर। यूकारियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। लोअर प्लांट डिवॉइड ऑफ क्लोरोफिल। इनके जो लोअर प्लांट्स होते हैं यानी कि जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो कम एज के होते हैं, जैसे कि कम एज के अंदर एल्गी हो गया और काफी प्लांट्स होते हैं, टेरिडोफाइट, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो जो एल्गी वगैरह होती हैं वो डिवॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इनका ये कहना है कि जो यीस्ट पोजेसिंग लोअर प्लांट्स होते हैं डिवॉइड ऑफ क्लोरोफिल, जो क्राउन होते हैं इज इन एसिडिक इन नेचर। जो इनके क्राउन होते हैं क्राउन वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। प्लेंटी ऑफ मॉइस्चर टू बी प्रेजेंट, इनके अंदर बहुत ज्यादा मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। प्लेंटी मतलब बहुत अद्भुत मॉइस्चर प्रेजेंट होते हैं।
फ्रूट पल्प आर अटैच्ड बाय यीस्ट। जो फ्रूट पल्प होता है, फ्रूट पल्प यानी कि उसका जो गुद्दा होता है, उसका जो वो होता है, क्या कह सकते हैं उसको हम, द पल्प इज द सॉफ्ट सेलुलर पार्ट ऑफ द फ्रूट। जो उसका वो होता है ना, खाने का पार्ट होता है बहुत ज्यादा, उसे हम कहते हैं पल्प। आर अटैच्ड बाय यीस्ट और नो वाटर बट हैज मॉइस्चर। इसके अंदर वाटर नहीं होता, वो मॉइस्चर होता है। आप इसका डायग्राम ऑब्जर्व कर सकते हो। वैक्यूल, इसके अंदर वैक्यूल्स होते हैं। इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और गोल्गी एपरेटस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। सेक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं जो कि सेक्रेशन में हेल्प करते हैं, मतलब जो गोल्गी बॉडी से सेक्रीट होते हैं, जो कि आगे खाना स्टोर करने का काम करते हैं। न्यूक्लियस होता है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, जेनेटिक मटेरियल और बड स्कार होता है जो कि एक आउट ग्रोथ होती है। बड यानी कि आउट ग्रोथ ऑफ द पर्टिकुलर सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया अगर हम बात करें, बडिंग ऐसी होती है जो आप देख सकते हो इसके अंदर रिप्रोडक्शन के अंदर। फिजन भी ऐसी होती है, ग्रोथ, उसके मैच्योरिटी, फिर डिवीजन। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स, सम कॉजेज डिसीजेस। ठीक है, तो कुछ ऐसे फूड पॉइजनिंग केसेस भी आते हैं अल्कोहलिक बेवरेजेस से, जो बेसिकली फूड सप्लीमेंट्स की तरह यूज होती है, कुछ डिसीज भी कॉज करती हैं। ठीक है, अब जल्दी जल्दी हम पहुंच चुके हैं अपना फोर्थ पेज पे और अभी तक हमें हुए हैं 5 मिनट। ठीक है, मोल्ड्स, मल्टीसेलुलर लो। मोल्ड्स क्या होते हैं? मोल्ड्स मतलब यीस्ट का ही एक टाइप होता है, यानी कि मतलब ये एक फंजाई टाइप ही होता है जो मल्टीसेलुलर होते हैं। लो पीएच होता है इसका 3 to 7, एसिडिक इन नेचर होते हैं। एसिडोफिलिक ऑर्गेनिजम्स आर दोस थ्राइव अंडर एसिडिक कंडीशन, जो कि हमने पहले ही जान चुकी हैं कि जो एसिडोफिलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो होते हैं जो अंडर एसिडिक कंडीशन में भी सर्वाइव करते हैं। द फंजाई आल्सो कंपोज्ड ऑफ फिलामेंट्स एंड मासेस नोन एज माइसीलियम। जो फंजाई होते हैं उनके पास फिलामेंट्स होते हैं, मासेस होते हैं माइसीलियम के अंदर। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है जो कि एनिमल किंगडम पे बेस्ड है या फिर प्लांट किंगडम पे बेस्ड है, तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूँ, आप जाकर जरूर देखना इस वीडियो के बाद। तब तक के लिए आपको जानने को मिलेगा कि आप एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम या फिर बायोडाइवर्सिटी में आपके पूरे पीडीएफ ही दे दूंगा, आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट दे दूंगा। उसमें आप देख लेना एक बार कि आपको कुछ मिस तो नहीं हो गया। क्या पता अगर कुछ मिस हो गया तो आप वो भी पता चल जाएगा, वरना देख लेना, उसे टाइम पास ही तो होगा। टाइम पास भी क्या होगा, नोट्स बनाना। अपने नोट्स भी मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बता रखी है, जिससे आपको 2 मिनट का 2 बड़ा पैराग्राफ 1 मिनट में याद हो जाएगा। ठीक है, इसका जो साइज रेंज होता है वो 2.0 to 10 माइक्रोमीटर तक होता है। मोल्ड कैन ग्रो ऑन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड मीडियम। जो सॉलिड और लिक्विड सबस्ट्रेट होते हैं उसमें भी मोल्ड ग्रो कर सकते हैं। डेट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए। विच एजिटेट द मीडिया फॉर द गैस एक्सचेंज, जो मीडिया में गैस एक्सचेंज और ऑक्सीजनेशन का काम करता है। नो हाइफी डिवीजन ऑफ मिडल लेयर, नो हाइफी डिवीजन ऑफ मिडल लेयर मतलब कि हाइफी जो होते हैं, हाइफी मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो बॉडी के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो हाइफी। डिवीजन ऑफ मिडल लेयर, उसमें कोई भी मिडल लेयर के अंदर डिवीजन नहीं होती, बिकॉज सेल वॉल डिसॉल्व, देयरफॉर हाइफी डिवाइड्स आल्सो ऑलवेज थ्रू टिप। जो सेल वॉल होती है, क्योंकि वो मिडल लेयर में इसलिए डिवाइड नहीं होती क्योंकि जो सेल वॉल होती है, वो बीच में से टूटती है, जिसकी वजह से वो हमेशा टिप से ग्रो करती है, टिप से अलग हो जाती है। ठीक है, ये देखो ना, और मिडल लेयर बिकॉज सेल वॉल डिसॉल्व, सेल वॉल डिसॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से जो हाइफी है वो हमेशा टिप से क्या करती है, टिप से ग्रो करती है। मतलब कि उसे डिसॉल्व कर दिया, डिसॉल्व करने के बाद वो अंदर चली गई और उसके बाद वो टिप भी बचती है उसके ऊपर, फिर वो टिप से फिर ग्रो करती है। ऐसा चलता है इसके अंदर। ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? मोल्ड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ मैनी मटेरियल यूजफुल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ मैनी केमिकल्स इंक्लूडिंग पेनिसिलिन, कॉजेज डिसीज ऑफ ह्यूमंस। आप समझ जाओगे इसे बेसिकली कि मोल्ड्स क्या होते हैं? फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ मैनी मटेरियल, डिकम्पोजिशन होती है उसकी मटेरियल्स के अंदर। यूजफुल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में केमिकल्स के लिए यूज होती है। पेनिसिलिन इसका बेस्ट एग्जांपल है जो वैक्सीनेशन के लिए यूज करते हैं। कॉज डिसीजेज ऑफ ह्यूमंस, डिसीज कॉज करने में हेल्प करती है। अदर एनिमल एंड प्लांट्स, और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स में भी डिसीज कॉज करने का काम करती है। ड्रॉ अवेलेबल डायग्राम ऑफ बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल का ये बेसिक डायग्राम होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर प्लाज्मिड भी होता है, इसके अंदर मीजोसोम्स यानी कि जो आउटग्रोथ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है वो भी होती है। इसके अंदर लिपिड ग्लोब्यूल्स भी होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाइंड करते हैं और उनके ग्लाइकोलिपिड कंटेंट को इंक्रीज करते हैं। इसके अंदर फ्लैजेला होता है जो इसकी मूविंग कैपेसिटी में हेल्प करते हैं। बेसल बॉडीज होती है जो इसकी बेस में प्रेजेंट होती है। एंडोस्पोर्स होते हैं जो स्पोर्स अंदर प्रोड्यूस होते हैं इसके, एक होता है एक्टोस्पोर्स, एक होता है मीजोस्पोर्स, एक होता है एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर्स इसके अंदर होते हैं, एक्टोस्पोर बाहर होते हैं, और मीजोजोम इसके बीच की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बीच में इकट्ठे होते रहते हैं। कैप्सूल भी होता है इसके अंदर, कैप्सूल मतलब सेल वॉल की एक पर्टिकुलर लेयर होती है जो बहुत ही हार्ड और रफ होती है। जेनेटिक मटेरियल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसके अंदर न्यूक्लियोइड होएगा, यानी कि नेकेड होएगा जेनेटिक मटेरियल, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होएगी। साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा।
सेल वॉल की अगर हम बात करें तो इसमें सेल वॉल होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके अंदर होती है, सेल वॉल बाहर होती है, और इसके अंदर कांटे जैसे स्ट्रक्चर होंगे, कांटों को हम बोलते हैं पिलस, पिलाई, और कुछ लोग कहेंगे कि इसके अंदर तो सीलिया भी होती है। तो सीलिया बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ बाइंड करने में हेल्प करते हैं, और जो पाइलस यानी कि पिली होते हैं वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ बाइंड करने में मदद करते हैं, याद रखना, ठीक है। पिली मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ बाइंड करने में मदद करते हैं। पैनल से याद रख लो, पैनल से, ठीक है, पैनल से याद रख लो, पैनल, PANEL। पिली नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए काम करती है, ए और ई को छोड़ दो, पिली नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए काम करती है, और सीलिया लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए काम कर रही है, लिविंग। तो कल से याद रख लो, Cl, कल। क्लोरीन से याद रख लो, क्लोरीन, Cl मतलब कि ये जो है सीलिया वो लिविंग मैटर के लिए यूज होती है या फिर लिविंग बीइंग के लिए यूज होते हैं। क्लब से याद रख लो, क्लब से, ठीक है, क्लब से याद रख लो, क्लब मतलब लिविंग बीइंग्स के लिए यूज होती है, सीलिया लिविंग बीइंग्स के लिए यूज होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ड्रॉ अवेलेबल डायग्राम ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का एक अवेलेबल डायग्राम होता है जिसके अंदर हमारे पास रेडिएटिंग कैनाल भी होता है, हमारे अंदर यहाँ पे, हमारे अंदर नहीं, सॉरी, प्रोटोजोआंस के अंदर सीलिया भी होती है, पेलिकल्स भी होते हैं। पेलिकल्स मतलब उसके आउटग्रोथ जो इसमें से सारा कुछ निकल रहा होता है, सेक्रेटरी मटेरियल निकल रहा होता है। ओरल भी होता है, ओरल कैविटी भी होती है उसके अंदर, जहाँ से मतलब होल होता है जिसके अंदर से सारी चीजें निकल रही होती है, इन्फेक्शन मटेरियल। बक्कल कैविटी भी होती है इसके अंदर, बक्कल अपर्चर भी होता है, सेल माउथ भी होता है इसके अंदर। ये सब समझने की बात है, जैसे आपको समझना है सेल माउथ क्या काम करता है। सेल माउथ बेसिकली उसमें सेल की सेक्रेशन और सेल की ग्रोथ के लिए, और सेल माउथ, बक्कल, एविएचर और ओरल कैविटी, पेलिकल, ये सब एक ही ज्यादा काम करते हैं, जो कि मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं और तो और बाहर की सेक्रेशन में भी हेल्प करते हैं, जैसे हमारी पेरिस्टाल्सिस होती है। फूड एनल पोर जो होता है, एनल पोर जो होता है एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर वेस्ट करने का काम करता है, टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकालने का काम करता है। फूड वैक्यूल्स जो होते हैं वो फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। साइटोप्लाज्म जो होता है वो रिएक्शन के लिए काम करता है, रिएक्शन होती है वो सारी साइटोप्लाज्म में होती है। पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल, पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, पोस्टीरियर मतलब नीचे होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो ऊपर होती है, सॉरी, पोस्टीरियर जो नीचे होती है और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल स्टोर होते हैं, और तो और वो ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करती है। एक होती है एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो ऊपर की साइड होती है, और ये भी सिंपल यही काम करती है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है। माइक्रो न्यूक्लियस का काम ये है कि वो माइक्रो इन साइज होता है, यानी कि 10⁻⁻⁶ होता है, और तो और वो जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करने का काम करते हैं। एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी ऊपर होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की तरह काम करते हैं। एक है, एक से ज्यादा हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप देख लेना इसे एक बार पोस्ट करके। राइट अ नोट ऑन कोच पोस्टुलेट्स, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कोच पोस्टुलेट। कोच ने क्या पोस्टुलेट दिए थे, रॉबर्ट कोच ने, वो डिपेंड करता है कि वो अलग अलग मटेरियल उसने दिए थे। कोच इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी। जो कोच थे रॉबर्ट कोच, उन्होंने फाउंडर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी है, मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी के फाउंडर है, यानी कि द मेन प्रूफ दैट बैक्टीरिया कॉज डिसीजेस केम फ्रॉम हिम इन 1876। 1876 के अंदर जो रॉबर्ट कोच थे उन्होंने बेसिकली बैक्टीरिया डिसीज कॉज करते हैं इसकी थ्योरी दी थी। ही वाज एबल टू डिस्कवर बैक्टीरियम बैसिलियस एंथ्यूज रिस्पांसिबल फॉर एंथ्रेक्स डिसीज इन कैटल एंड शीप इन यूरोप। उन्होंने ये डिस्कवर किया कि जो बैक्टीरिया एंथ्रेक्स है वो एंथ्रेक्स डिसीज कॉज करने के लिए रिस्पांसिबल है कैटल और शीप के अंदर। जैसे उन्होंने रिसर्च की थी, जैसे कि हमने पहले बात की थी, यूरोप के अंदर। He cultured the bacterium artificially in nutrients and then infected into healthy animals। उन्होंने क्या किया था कि बेसिकली उन्होंने सारे का सारा बैक्टीरिया को कल्चर किया आर्टिफिशियली इन न्यूट्रिएंट्स एंड देन इन्फेक्टेड इनटू हेल्दी एनिमल्स। उन्होंने हेल्दी एनिमल्स के साथ उसे कंबाइन करके देखा, जो भी प्रॉब्लम्स आई उसको नोट किया और उसके बाद उसकी रिसर्च की और उसका वैक्सीनेशन निकाली। लेटर ही फाउंडेड दीज एनिमल्स क्योर सिक एंड डाइड आर सिक एंड डाइड। उन्होंने ये पाया कि जो एनिमल्स हैं बाद में वो सिक यानी कि बीमार हैं और डाइड हो चुके हैं, यानी कि मर चुके हैं। कोच आइसोलेटेड द सेम एंथ्रेक्स फ्रॉम ब्लड। उनके ब्लड से एंथ्रेक्स निकाला गया, कंपोज्ड विद ओरिजिनल बैक्टीरियल आइसोलेशंस, और उन्हें ओरिजिनल बैक्टीरियल आइसोलेशन से मैच किया गया, वो कैसे डिफरेंस है उससे। हेंस ही प्रूव्ड दैट पैथोजेनिक बैक्टीरिया वाज रिस्पांसिबल फॉर एंथ्रेक्स। और उन्होंने ये पाया गया कि जो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया वो अलग होते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो अलग होते हैं, जो कि आर बॉडीज और एस बॉडीज के साथ, यानी कि आर रफ बॉडीज और स्मूथ बॉडीज के साथ होते हैं एंथ्रेक्स में। एंड इट कोड बी आइसोलेटेड आर्टिफिशियली, और वो आर्टिफिशियली भी आइसोलेट कर सकते हैं हम उन्हें विद द हेल्प ऑफ एनी पेशेंट और विद द हेल्प ऑफ एनी वेटरनर, यानी कि कोई भी एनिमल जो आता है बीमार एनिमल उससे हम आइसोलेट कर सकते हैं, या फिर जो पेशेंट आता है उससे हम आइसोलेट कर सकते हैं, जो ह्यूमंस में भी हो सकता है। कोच पोस्टुलेट्स हैं स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म कैन ऑलवेज बी फाउंड इन एसोसिएशन विद गिवन डिसीज। जो स्पेसिफिक एनिमल्स हैं वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो गिवन डिसीज के एसोसिएशन में यानी कि कॉन्टैक्ट में आने से हम उसके अंदर के डिसीज को फाइंड कर सकते हैं।
द ऑर्गेनिक, तभी डॉक्टर जो होते हैं मोस्टली वो हमारा ब्लड टेस्ट लेते हैं ताकि हम उनके अगेंस्ट वैक्सीनेशन बना सकें। द ऑर्गेनिज्म कैन बी आइसोलेटेड एंड ग्रोन इन प्योर कल्चर इन द लैब। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आइसोलेट करके प्योर कल्चर में लैब में ग्रो कर सकते हैं, इन्होंने ये पाया। द प्योर कल्चर विल प्रोड्यूस द सेम डिसीज व्हेन इनोकुलेटेड इन अ ससेप्टेबल एनिमल। इन्होंने क्या किया कि जो प्योर कल्चर है वो सेम डिसीज के अंदर, यानी कि प्योर कल्चर विल प्रोड्यूस द सेम डिसीज, जो प्योर कल्चर है वो सेम डिसीज को प्रोड्यूस करेगा जब वो ससेप्टेबल एनिमल के अंदर इनोकुलेट होएगा। यानी कि अगर हमने किसी प्योर कल्चर को किसी ससेप्टेबल एनिमल, यानी कि ससेप्टेबल मतलब जिस पे हमें शक है, जिस पे हमें ऐसा लगता है कि इसमें एनिमल में डिसीज है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसमें इंजेक्ट कर सकते हैं, इनोकुलेट कर सकते हैं और वो सेम टाइप ऑफ डिसीज शो करेगा। द ऑर्गेनिज्म कुड बी रिट्रीव्ड फ्रॉम द इनोकुलेटेड एनिमल। जो ऑर्गेनिज्म है वो इनोकुलेटेड एनिमल से क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। मतलब कि हम एक पर्टिकुलर, जैसे कि कोई इंसान बीमार है, अब उस इंसान से हम वो ऑर्गेनिज्म या पर्टिकुलर बैक्टीरिया ऑब्टेन कर सकते हैं, उसे हम इनोकुलेट करा सकते हैं। ठीक है, उसे हम रिट्रीव यानी कि निकालना, आइसोलेट करना, उसे हम ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। डिस्कस फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइक्रोस्कोपी है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप कुछ ऐसा होता है। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप बेसिकली ऐसे प्रिंसिपल शो करता है जिसमें हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे एक लाइट सोर्स होता है और लाइट सोर्स के यहाँ पे ऊपर डिटेक्टर होता है जो कि डिटेक्शन में काम करता है। ऊपर से ऐसे लाइट, ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये जो बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स में माइक्रोस्कोपी होती है, यानी कि इस बॉक्स में क्या होता है, लाइट सोर्स होता है जो कि यहाँ से निकलता है। यहाँ पे कन्वेक्स मिरर्स होते हैं, उन मिरर से टकराता है, नीचे आता है और इसके ऊपर शो होता है। इसके अंदर जितने भी स्पेसिमेंस होते हैं वो सारे के सारे उसे लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और एक्साइटेड शेड में जाते हैं और चमकते हैं। और चमकने की वजह से आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर जैसे ग्रीन सेल्स अलग हो गए हैं, बस ये ग्रीन सेल्स अलग दिखते हैं। और जो भी लाइट होती है वो ऊपर डिटेक्टर की मदद से, यहाँ पे एक डिटेक्टर होता है और आगे भी एक कैमरा डिटेक्टर होता है, डिजिटल डिटेक्टर, कैमरा डिटेक्टर बोलते हैं हम इसे। उसे हम क्या कर सकते हैं, उसे हम अपनी माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं कि हमें अलग से दिख रहे हैं डिवाइसेस, जिससे हम अलग अलग लेबलिंग करके उसे समझ सकते हैं। अब हम समझेंगे कि फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल क्या है। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। ये एक ऐसा माइक्रोस्कोप है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप वो माइक्रोस्कोप होते हैं जो लाइट को यूज करते हैं फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ द पर्टिकुलर स्पेसिमेन दैट वाज फ्लोरेसेंस टू स्टडी प्रॉपर्टीज। जो कि फ्लोरेसेंस को यूज करता है, यानी कि बायोल्यूमिनेसेंस, यानी कि ऑर्गेनिजम्स की ऐसी प्रॉपर्टी जो कि वो ऐसे फ्लोरेसेंट डाइज होती हैं उसके अंदर, या फिर एनिमल्स भी, ऑर्गेनिजम्स भी, जिसके सेल्स क्या होते हैं लाइट के कांटेक्ट में आने से चमकने लग जाते हैं, उसका यूज करते हैं फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में। फ्लोरेसेंस इज द एमिशन ऑफ लाइट बाय अ सब्सटेंस दैट हैज अब्सॉर्ब्ड लाइट। फ्लोरेसेंस एक ऐसी एमिशन ऑफ लाइट होती है बाय सब्सटेंस जिसने लाइट को एब्सॉर्ब किया। फॉर एग्जांपल मैं स्पेसिमेन हूं, मैंने लाइट को एब्सॉर्ब किया, अब मेरी एमिशन करूंगा मैं, यानी कि एमिट करूंगा, लाइट को चमकूंगा, जैसे जुगनू चमकते हैं वैसे ही मैं लाइट को एमिट करूंगा। अब वो लाइट जो एमिट कर रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, पहले उसने एब्सॉर्ब किया, बाद में वो एमिट करेगी। अब जो एमिट कर रही है उस एमिशन की वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसने एमिट किया है वो उस डिटेक्टर में काबू हो जाएगी, उस डिटेक्टर में वो क्या हो जाएगी, वो कैप्चर हो जाएगी। और कैप्चर होने की वजह से हम देख सकते हैं कि उसमें क्या हमें नजर आ रहा है विद द हेल्प ऑफ लैपटॉप डिवाइसेस, जब कुछ भी हम कर सकते हैं। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप इज द इमेजिंग टेक्निक। ये एक ऐसी इमेजिंग टेक्निक है यूज्ड इन लाइट माइक्रोस्कोपी दैट अलाउज द एक्साइटेशन ऑफ फ्लोरोफोर्स एंड सब्सिक्वेंट डिटेक्शन ऑफ फ्लोरेसेंस सिग्नल्स। ये क्या करती है, फ्लोरेसेंस सिग्नल्स, सारा वही रिपीट किया हुआ है, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप में फ्लोरेसेंस लाइट्स को कैप्चर करके उसके सिग्नल्स को डिटेक्ट करके हम क्या करते हैं, उसे क्या माइक्रोस्कोपी ट्रीट करते हैं। प्रिंसिपल क्या है इसका, मोस्ट सेलुलर कंपोनेंट्स वही है जो मैंने आपको बताया, जो मोस्ट सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं और जो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते माइक्रोस्कोप में। तो क्या हो गया, इसका बेसिक प्रीमिसेस क्या है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी का, इसके अंदर फ्लोरेसेंस डाई यूज करते हैं जिसे हम फ्लोरोफोर्स भी बोलते हैं, फ्लोरोक्रोम्स भी बोलते हैं। और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक्साइटिंग लाइट को वो करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और गिवन वेवलेंथ पे क्या करते हैं, एमिट करते हैं। आफ्टर शॉर्ट डिले एमिट लाइट, वो लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट से एमिट करते हैं और उसके बाद उनके अंदर क्या आ जाता है, उसके एमिशन आ जाती है, यानी कि उसकी कैप्चर हो जाती है डिटेक्शन में। ठीक है, डिटेक्टर में कैप्चर हो जाती है वो। द एमिशन ऑफ लाइट कैन देन बी फिल्टर्ड फ्रॉम द एक्साइटिंग लाइट टू रिवील द लोकेशन ऑफ द फ्लोरोफोर्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, द एमिशन ऑफ द लाइट कैन देन बी फिल्टर्ड फ्रॉम द एक्साइटेशन लाइट टू रिवील द लोकेशन ऑफ द फ्लोरोफोर्स। ठीक है, हम उस लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं, उनके मूवमेंट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, उनके मोशन को डिटेक्ट कर सकते हैं, उनके 3D स्ट्रक्चर को डिटेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ डिटेक्ट कर सकते हैं, हम तो कर चुके हैं हम डिटेक्ट। ठीक है ना, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप वाज अ, अच्छा अब आपको आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दूं कि आप ना इस पूरे के पूरे पेज पे नीचे जाओगे, पेज अगर आपने फोन में ओपन किया हुआ है ऐसे, तो आप इसके नीचे जाना, वीडियो के नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे
वीडियो के नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, सब्सक्राइब का बटन जल्दी से प्रेस कर दो, लाइक का बटन प्रेस कर दो और शेयर कर दो, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो। और तो और बस ये इतना सा कर दो, मैंने आपसे और कुछ नहीं मांगा, इतना सा कर दो, मज़ा आ जाएगा इसमें, क्योंकि ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। लास्ट तक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट तक कर सकते हो, करके जाना पर, ठीक है, उससे ना अच्छा लगता है। द इमिशन ऑफ लाइट कैन देन बी फिल्टर्ड, वो फिल्टर हो जाती है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ हमें चाहिए विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर्स, सॉरी विद द हेल्प ऑफ पोलराइजेशन पेपर्स। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी यूजेस अ मच हायर इंटेंसिटी ऑफ लाइट टू इल्यूमिनेट करने के लिए। उसने थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, क्योंकि मैं आपको डिटेल में तो समझा रहा हूँ सारा का सारा, मैं ऐसे पढ़ के समझा दूँ फिर तो कोई दिक्कत ही क्या है, मैं आपको सारा चीज़ समझाऊंगा ताकि आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना आए। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी यूजेस अ मच हायर इंटेंसिटी ऑफ लाइट टू इल्यूमिनेट द सैंपल्स, वो हायर इंटेंसिटी ऑफ लाइट को यूज करती है फॉर इल्यूमिनेट यानी कि चमकने के लिए सैंपल्स की। द लाइट एक्साइट्स फ्लोरेसेंस स्पीसीज इन द सैंपल विच देन एमिट लाइट ऑफ अ लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है, वो लार्जर वेवलेंथ की लाइट एमिट करती है। लार्जर वेवलेंथ के मतलब जो ज्यादा बड़ा पाथ एक सेकंड में कवर कर दे। यहाँ से आपको मुंबई जाना है या मुंबई से आपको अहमदाबाद जाना है या अहमदाबाद से आपको न्यूजीलैंड जाना है, तो इतना बड़ा डिस्टेंस कवर करके छोटा सा ज्यादा डिस्टेंस कम टाइम में कवर करने को बोलते हैं ज्यादा वेवलेंथ, यानी कि क्रेस्ट एंड ट्रफ के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ा है, यानी कि बहुत बड़ी जो वेव बन रही है वो कम टाइम में सब कुछ अचीव कर रही है। द इमेज प्रोड्यूस्ड इज बेस्ड ऑन द सेकंड लाइट सोर्स और द एमिशन वेवलेंथ ऑफ द फ्लोरेसेंट स्पीसीज रादर देन फ्रॉम द लाइट ओरिजिनली यूज्ड इल्यूमिनेट। एक्साइटेशन एंड एमिशन स्पीसीज की अगर हम बात करें, द एक्साइटेशन एंड एमिशन स्पेक्ट्रा की बात करें तो एक्साइटेशन एंड एमिशन स्पेक्ट्रा आर नियरली द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। जो एक्साइटेशन स्पेक्ट्रा होता है और जो एमिशन स्पेक्ट्रा होता है, मतलब कि जो एब्जॉर्प्शन के बाद एक्साइटेशन होती है और एमिट करने के स्पेक्ट्रा होता है, इनके स्पेक्ट्रम बनता है, वो दोनों बिल्कुल सेम टू सेम बनता है, मिरर इमेज होता है एक दूसरे का। बस एक में ज्यादा वेवलेंथ होती है, एक में कम होती है, एक में ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, एक में कम होती है, उल्टा हो जाता है, बिल्कुल मिरर इमेज हो जाती है सेम टू सेम। एमिशन स्पेक्ट्रा शिफ्ट टुवर्ड्स द हायर वेवलेंथ, जो एमिशन स्पेक्ट्रा होता है जब एमिट करती है तो उसमें हायर वेवलेंथ होती है, और जो एब्जॉर्ब करती है एक्साइटेशन के टाइम पे तब भी हायर वेवलेंथ होती है, तभी वो एक दूसरे की मिरर इमेज होती है। द डिफरेंस बिटवीन द वेवलेंथ इज कॉल्ड स्ट्रोक शिफ्ट। जो डिफरेंस होता है वेवलेंथ के बीच का, यानी कि जब एब्जॉर्ब करके एमिट हो रही हो, सॉरी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड हो रही हो तब का वेवलेंथ, और जो एमिट कर रही हो उसकी वेवलेंथ, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा ना, तो कुछ डिफरेंस होएगा, उसे हम बोलते हैं स्टोक शिफ्ट। जो स्टोक के नाम पे बड़ा साइंटिस्ट स्टोक। The intensity of emitted light is generally 10⁻⁻⁶ times, अरे सीधा सीधा बोल रहा ना, 1 माइक्रो टाइम्स ऑफ एक्साइटेशन लाइट, ठीक है। ये हमारे पास फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप का डायग्राम है जिसे आप अच्छे से देख सकते हो। टिपिकल कंपोनेंट ऑफ फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप की बात करें तो एक फ्लोरेसेंट डाई होती है जिसमें फ्लोरेसेंट डाई यूज करनी होती है, जो कि बेसिकली सेवरल कंपोनेंट एरोमेटिक ग्रुप प्लेन और साइक्लिक मॉलिक्यूल से बनी होती है विद सेवरल पाई बॉन्ड्स। लाइट सोर्स की जरूरत होती है जिसमें 4 मेन टाइप ऑफ लाइट सोर्स होते हैं यूज्ड, इंक्लूडिंग ज़ेनॉन की बात करें तो वो लैंप में यूज होता है, मर्करी वेपर्स की बात करें लैंप में यूज होता है, विद एन एक्साइटेशन फिल्टर, लेजर्स की यूज करें और हाई पावर एलईडीज का यूज करें तो उसे हम यूज कर सकते हैं। द एक्साइटेशन फिल्टर्स की अगर हम बात करें, एक्साइटेशन फिल्टर्स टिपिकली एक बैंड पास फिल्टर्स होते हैं जो बेसिकली मैं ज्यादा बेसिकली बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा, पर आई एम रियली सॉरी। पर क्यों सॉरी बोल लूँ मैं जब मैंने कोई गलती नहीं की है ना, गलती की नहीं है तो सॉरी भी नहीं बोलना। पासिस ओनली द वेवलेंथ एब्जॉर्ब बाय द फ्लोरोफोर्स। फ्लोरोफोर्स से जो एक्साइटेशन फिल्टर से जो लाइट्स निकलेगी उसे फिल्टर करना बहुत जरूरी है, वरना बहुत सारी लाइट्स एक साथ दिखेगी, तो हमें कुछ फिल्टर करने के लिए कोई फिल्टर पेपर या फिर कोई पर्टिकुलर पोलराइजेशन पेपर चाहिए जिसमें एक पर्टिकुलर पोलराइजेशन ऑफ लाइट पास हो, thus minimizing the excitation of other sources of fluorescence and blocking excitation। वो मिनिमाइज कर देती है फ्लोरेसेंस को और एक्साइटेशन को ब्लॉक करके क्या करती है, एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ ऑफ लाइट को क्या करती है, पोजेस करती है, जिसकी वजह से हमें एक पर्टिकुलर लाइट ही एमिट होती है। इन अ डाइक्रोरिक मिरर की अगर हम बात करें, डाइक्रोरिक फिल्टर और थिन फिल्टर पेपर की अगर हम बात करें, थिन फिल्म फिल्टर is a very accurate color filter used to selectively pass light of a small range of colors। कुछ नहीं है, बस मैंने आपको जैसे फिल्टर पेपर बताया बस वैसे ही थिन फिल्टर पेपर होते हैं, थिन फिल्म फिल्टर जिसे हम बोलते हैं। ये सिलेक्टिवली यूज होते हैं पास लाइट को पास करने के लिए, और स्मॉल रेंज ऑफ कलर्स, बहुत स्मॉलर रेंज ऑफ कलर्स को पास करने में मदद करती है जब रिफ्लेक्ट होती है। द एमिशन फिल्टर की अगर हम बात करें तो एमिटर इज टिपिकली अ बैंड पास फिल्टर दैट passes only the wavelength emitted by the fluorophores and blocks all undesired light outside this bond, especially this excitation bond। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जो एमिटर फिल्टर होता है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लाइट को फिल्टर करके आगे भेजता है, जिसकी वजह से हम एक पर्टिकुलर लाइट को फोकस कर सकते हैं स्पेसिमेन के ऊपर, और बाकी अनडिजायरेबल लाइट को आउटसाइड द बॉन्ड ब्लॉक कर देता है ताकि वो उस पर्टिकुलर सरफेस एरिया में ना आए। एप्लीकेशन ऑफ फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप क्या होती है, टू आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर इन फिक्स्ड एंड लाइव बायोलॉजिकल सैंपल्स। एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है जो फिक्स होता है और लाइव बायोलॉजिकल सैंपल में
स्ट्रक्चर को हमें नोटिस करने के लिए फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी का यूज करते हैं, पढ़ते हैं कैसे। इट इज अ कॉमन टूल फॉर टुडेज लाइफ साइंस रिसर्चेस बिकॉज इट अलाउज द यूज ऑफ मल्टी कलर स्ट्रेनिंग। ये मल्टी कलर स्ट्रेनिंग को एक ही टाइम पे पोजेस करने में मदद करता है, लेबल करने में मदद करता है, लेबलिंग ऑफ स्ट्रक्चर विद इन द सेल एंड द मेजरमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ अ सेल। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ द सेल और तो मल्टी कलर स्ट्रेनिंग में हेल्प करता है। ठीक है, डिस्कस वेरियस मेथड यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ माइक्रोब। वेरियस मेथड जिससे हम माइक्रोब आइसोलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है स्ट्रीक प्लेट मेथड। स्ट्रीक प्लेट मेथड क्या होता है? इट मींस द ट्रांसफर लूप, अ पोर्शन ऑफ द मिक्स्ड कल्चर इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अगार मीडियम। एक पर्टिकुलर ट्रांसफर लूप होता है, एक स्ट्रो जैसा समझ लो आप, जो लूप होता है जो ट्रांसफर करने का काम करता है, एक पोर्शन में रखते हैं मिक्स्ड कल्चर के ऑन द सरफेस ऑफ द अगार मीडियम एंड देन स्ट्रीक्ड अक्रॉस द सरफेस। और उससे हम ऐसे स्ट्रीक करते हैं, उसके ऊपर हिलाते हैं, ऐसे उसके ऊपर उसे गोल गोल घुमाते हैं अक्रॉस द सरफेस। दिस मैनिपुलेशन थिन्स आउट द बैक्टीरिया ऑन द अगार सरफेस। जो मैनिपुलेशन होती है यानी कि जो है पर्टिकुलर मूवमेंट हम कर रहे हैं, ये सारे बैक्टीरिया को अगार सरफेस के वजह से बाहर निकाल देती है हमारे पर्टिकुलर सरफेस में, सो दैट सम इंडिविजुअल बैक्टीरिया आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। जिससे कि जो देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पूरे का पूरा ये पर्टिकुलर सरफेस है जो अगार मीडियम से बना हुआ है, और मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली इसे, ये एक स्ट्रीक है यानी कि स्ट्रो है एक, और इस स्ट्रो को मैंने इस पे ऐसे किया और इस पे ऐसे ऐसे घुमाना शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे घुमाना शुरू कर दिया, हर जगह नहीं, एक जगह पे ऐसे ऐसे घुमाना शुरू कर दिया और उसको मैंने बाहर निकाल दिया। तो अब ये सारा अगार मीडियम है, ये अगार मीडियम अलग हो गया और इस पे जो पर्टिकुलर अगार मीडियम जमा हुआ है इसके वॉल्स पे वो अलग हो गया। तो मैंने एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया जो इसके अगार मीडियम के ऊपर थे, इसमें से मैंने इंडिविजुअल बैक्टीरिया को अलग कर लिया और उन बैक्टीरिया की मदद से मैं देखूंगा कि मैं उन्हें कैसे स्टडी कर सकता हूँ। ये मैनिपुलेशन जो हुई इसमें बैक्टीरिया के थिन लेयर सामने आ गई जिसे हमने सेपरेट कर लिया। अब ये लो देख लो, a nutrient agar plate culture that has been streaked to provide isolate colonies। ये जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट अगार प्लेट कल्चर्स हैं इसे हमने आइसोलेट करने का काम किया कॉलोनीज को। व्हेन स्ट्रीकिंग इज प्रॉपर्ली परफॉर्म, जब ये स्ट्रीकिंग प्रॉपर्ली परफॉर्म हो जाती है, स्ट्रीकिंग मतलब ये, स्ट्रीकिंग मतलब हमने इसको ऊपर से ऐसे किया और इसे हमने स्ट्रो कर लिया, इसे हमने स्ट्रीक कर लिया, ये देखो ना, इसे हमने ऐसे ऐसे हमने कर लिया। ये मेरे टेस्ट ट्यूब है एक, ये सब समझ लो मेरे टेस्ट ट्यूब है, और इसे मैंने क्या किया, इसे मैंने ऐसे ऐसे कर लिया तो वो टेस्ट ट्यूब के वॉल्स पे जमा होगी, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रीक प्लेट मेथड। स्ट्रीक प्लेटिंग कहते हैं इसे हम। अ न्यूट्रिएंट अगार व्हेन हैज बीन स्ट्रीक्ड, जब उसे हमने स्ट्रीक किया तो वो कॉलोनीज को आइसोलेट कर लिया इसने। अब जब स्ट्रीकिंग प्रॉपर्ली परफॉर्म हो जाती है, परफॉर्म द बैक्टीरियल सेल वॉल सफिशिएंट बी वेल सेल बैक्टीरियल सेल विल बी सफिशिएंटली फार अपार्ट इन सम एरियाज ऑफ द प्लेट। उस पर्टिकुलर प्लेट में वो काफी ज्यादा सेपरेट हो चुके हैं टू एंश्योर द कॉलोनीज डेवलपिंग फ्रॉम वन सेल टू अनदर एंड टू एंश्योर फ्रॉम वन सेल विल नॉट मर्ज विद दैट ग्रोइंग फ्रॉम अनदर। तो दूसरा सेल एक सेल से कंबाइन नहीं करना चाहिए, हमें बस इसका भी ध्यान रखना होता है। बताऊंगा कैसे। इसका सेकंड मतलब ये सिंपल है कि इसमें हम जो सेल करते हैं वो बीच में हम ऐसे स्ट्रीक करके अलग अलग टेस्ट ट्यूब में इकट्ठी कर लेते हैं वॉल्स को, ताकि हम उसके अंदर पर्टिकुलर बैक्टीरिया और अगार मीडियम से उसे कल्चर कर सकें। इसलिए हम उनको अलग अलग रखते हैं, यानी कि एक सेल दूसरे सेल से मिलना नहीं चाहिए। इसकी एंश्योरिटी हम कैसे रखते हैं, स्ट्रीकिंग करके, यानी कि उसके ऊपर ऐसे 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 हिला के। ठीक है। रोल ट्यूब मेथड की अगर हम बात करें, दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर द आइसोलेशन ऑफ स्ट्रिंजेंट माइक्रोब्स। अगर हम बात करें टेक्निक की, इज यूज्ड फॉर द आइसोलेशन ऑफ स्ट्रिंजेंट माइक्रोब्स। स्ट्रिंजेंट माइक्रोब्स क्या होती है, जो बहुत ही ज्यादा वो होते हैं। रोल ट्यूब मेथड यानी कि कैसे समझाऊं आपको, जो बहुत ही ज्यादा कॉलोनीज में प्रेजेंट होते हैं और तो और बहुत ही ज्यादा पिलाइज की मदद से अपने सरफेस पे अटैच होते हैं, उसे हम बोलते हैं स्ट्रिंजेंट माइक्रोब्स। सो इसके अगर हम बात करें, stoppered anaerobic and culture tubes whose inner walls has been coated with pre-reduced agar medium, यानी कि जिसकी पहली प्लेट जो है pre-reduced agar medium से इनर वॉल्स अंदर से पहले ढकी हुई है। जैसे हमने स्ट्रीकिंग की तो उसकी टेस्ट ट्यूब के अंदर की प्लेट्स क्या होगी, वो pre-reduced agar medium से क्या होगी, कवर्ड होगी। The tubes contain an atmosphere of oxygen free nitrogen। ट्यूब्स के अंदर ऑक्सीजन फ्री नाइट्रोजन मतलब उसमें फ्री नाइट्रोजन है यार, समझो ना, फ्री नाइट्रोजन है मतलब N2 गैस भरी हुई है। When the stopper is removed, जब स्टॉपर रिमूव करेंगे, the tube is kept anaerobic by continuously flushing it with oxygen free CO2। ठीक है। तो इसके अंदर क्या किया हमने, जब स्टॉपर रिमूव किया यानी कि हमने अपनी 3, 2, 1 एकदम से छोड़ा, तो the tube is kept anaerobic by continuously flushing it। हमने उसके अंदर continuously CO2 गैस फ्लश की, यानी कि उसके अंदर हमने जैसे फायर एक्सटिंग्विशर ऑन करते हैं बस वैसे ही हमने उसके अंदर बहुत सारी CO2 फ्लश कर दी। एंड कैनुला इनोकुलेशन ऑन इज डन विद अ ट्रांसफर लूप। और हमने उसके अंदर क्या किया, जो इनोकुलेशन था वो डन कर दिया, इज डन विद द ट्रांसफर लूप हेल्ड अगेंस्ट द अगार सरफेस एट ट्यूब इज बीइंग रोटेटेड बाय अ मोटर। ठीक है, रोटेट कर दिया बाय अ मोटर, मतलब समझो
कि उसे हमने अंदर के साइड पे फ्लश किया, हमने उसके अंदर CO2 डाल दी, नाइट्रोजन उसके अंदर पहले से थी, और उसके बाद क्या किया, आफ्टर इनोकुलेशन द ट्यूब इज स्टॉप्ड एंड इंक्यूबेटेड। उसके अंदर क्या किया, इनोकुलेशन के बाद जो ट्यूब थी उसे हमने बंद कर दिया और इंक्यूबेट कर दिया, यानी कि हमने उसके अंदर ऐसे मोटर के अंदर डाल दिया। ठीक है, ये देखो इसे डायग्राम में समझ सकते हो आप कि जो ट्यूब थी उसके अंदर N2 गैस तो पहले से थी और अगार भी था। अब हमने क्या किया, इसके अंदर CO2 गैस डाल दी बहुत सारी, और उसे हमने मोटर के अंदर रख दिया। मोटर के अंदर मतलब सेंट्रीफ्यूज करने के लिए, उसे हिलाने के लिए रख दिया। ठीक है, स्प्रेडिंग मेथड की अगर हम बात करें, इन स्प्रेड प्लेट मेथड द मिक्स्ड कल्चर इज नॉट डिल्यूटेड विद द इन द कल्चर मीडियम, इंस्टेड इट इज डिल्यूटेड इन a series of tube containing a sterile liquid, usually water और physiological saline। ठीक है, इन स्प्रेड प्लेट्स की अगर हम बात करें, स्प्रेड प्लेट मेथड की, नाम से पता चल रहा है स्प्रेड करना है हमें इसे, मतलब कि द मिक्स्ड कल्चर इज नॉट डिल्यूटेड इन द कल्चर मीडियम। जो मिक्स्ड कल्चर था वो हमने कल्चर मीडियम में डिल्यूट नहीं किया, बट कि इंस्टेड इट इज डाइल्यूटेड, हमने उसे डाइल्यूट, इट इज नॉट डिल्यूटेड इन द कल्चर मीडियम, उसे हमने डिल्यूट नहीं किया कल्चर मीडियम में, बट उसे हमने काफी सारे ट्यूब्स के अंदर डाल के उसकी कंसंट्रेशन कम कर दी। फॉर एग्जांपल मेरे पास लेमन सोडा है या फिर मेरे पास नींबू पानी है, सिंपल नींबू जूस, लेमन जूस है, खट्टा, बिल्कुल खट्टा, जैसे आपने जोलो चिप के चैलेंजेस में देखा होगा ना, लेमन जूस है मेरे पास, मैंने आपको एक ही ग्लास में डाल के दे दिया। अब आप कहोगे मुझे सारा नहीं पीना, तो हमने क्या किया, हम उसके अंदर पानी नहीं डाल सकते, बट हम उसको अलग अलग ग्लासेस में डाल के उसकी कंसंट्रेशन तो कम कर सकते हैं। तो हमने उसे 5-6 ग्लासेस के सीरीज में डाल दिया अलग अलग करके, तो उसकी कंसंट्रेशन तो कम होगी, हमें उतना तीखा नहीं लगेगा, या फिर हमें उतना चटपटा नहीं लगेगा, या फिर हमें उतना खट्टा नहीं लगेगा। तो ऐसे सीरीज ऑफ ट्यूब से हमने उसे अलग अलग कर दिया, स्टेराइल लिक्विड डाल दिया उसके अंदर, यानी कि वाटर या फिर फिजियोलॉजिकल सैलाइन वाटर, सॉल्ट वाटर के साथ डाल के हमने उसे थोड़ा सा डिल्यूट कर दिया उसकी पीएच को मेंटेन रखते हुए। अ सैंपल इज रिमूव फ्रॉम ईच ट्यूब, हमने उस सैंपल को लाइक कर दो अगर पसंद आ रहा है तो, क्योंकि मेरे को उससे तो पता चलेगा। आप मुझे यहाँ के बताने तो रहे, यहाँ पे मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे आप मुझे आके बताओगे तो नहीं कि हम आप समझ में आ गया है, आप लाइक करोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ इस वीडियो को सब समझ गए, ताकि मैं एक अगली वीडियो और लेके आऊँ। अ सैंपल इज रिमूव फ्रॉम ईच ट्यूब, जो सैंपल था ईच ट्यूब का वो रिमूव किया गया, प्लेस्ड ऑनटू द सरफेस ऑफ अगार प्लेट, और उसे अगार प्लेट के ऊपर प्लेस किया गया, एंड स्प्रेड इवनली ओवर द सरफेस। अब हमने उस ट्यूब के अंदर से वो सब निकाला, उसके बाद हमने उसे स्प्रेड करना शुरू कर दिया ओवर द सरफेस बाय द मींस ऑफ स्टेराइल बेंट ग्लास रोड ऑन एटलीस्ट 1 प्लेट ऑफ सीरीज। बैक्टीरिया बी इन नंबर सफिशिएंटली, जो बैक्टीरिया थे वो बहुत ज्यादा नंबर्स में थे, न्यूमरसली सफिशिएंट थे, लो एज टू अलाउ द डेवलपमेंट ऑफ वेल सेपरेटेड कॉलोनी। सिंपल है यार, कुछ नहीं है। जो एक पर्टिकुलर कॉलोनी है, हमने ज्यादा सफोकेशन नहीं करनी कि एक रोडवेज में 100 लोगों की बैठने की जगह है, लेकिन हमने उसमें 500 लोग बिठा दिए और सफोकेशन हो रही है और ऐसे फंस रहे हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं किया हमने सबको वेल डिजाइन रखा। भले ही हमने 100-150 लोग बिठा लिए, 150 लोग भी ऐसे कि खुल के आए, बिल्कुल खुले होके आए, रिलैक्स होके आए, बस वैसे ही हमने उसके अंदर क्या किया, उसे बिल्कुल न्यू नंबर्स में तो रखा, लेकिन उसके हमने पूरी स्पेसेस दी उसे, ताकि वो डेवलप कर सके। डिवाइड भी तो होते हैं बैक्टीरिया, तो डिवाइड करने के लिए हमने उसे प्रॉपर सेपरेट कर दिया। हियर द ऑर्गेनिज्म इज नॉट रिक्वायर्ड टू विथस्टैंड द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड अगार। इसमें क्या हुआ कि जो ज्यादा एरिया था, ऑर्गेनिज्म एरिया नॉट रिक्वायर्ड, इसके अंदर जितना कुछ भी हुआ उसमें टेम्परेचर का, लिक्विड अगार का डेफिशिएंसी या फिर ज्यादा नहीं हुआ, फ्लक्चुएशन नहीं हुई टेम्परेचर की, जिसकी वजह से हमारा जो बैक्टीरिया थे वो ठीक रहे, जिंदा रहे। पोर प्लेट मेथड की अगर हम बात करें, देखो नाम से पता चल रहा है, पोर प्लेट पे पोर करना है। इन दिस मेथड सब कुछ क्वेश्चन में होता है, आंसर क्वेश्चन में होता है, तो आपको बस क्वेश्चन में से आंसर निकालना है। इन दिस मेथड, अच्छा देखो फॉर एग्जांपल चंदू के चाचा चांदनी चौक में खड़े हुए थे, अब मुझे बताओ चंदू के चाचा कहाँ खड़े हुए थे, आप बताओ। चंदू के चाचा चांदनी चौक में खड़े हुए थे, ये तो आंसर भी आ गया। बस कुछ ऐसे ही होता है, मैंने आपको सीधा आंसर नहीं दिया, लेकिन मतलब सीधा इसमें आंसर नहीं आएगा, लेकिन उसमें से ऑलमोस्ट उतना ही आएगा जितना आपको इमेजिन करना है। इमेजिन करो, ठीक है। पोर प्लेट मेथड क्या होता है, इस मेथड में और स्प्रेड प्लेट मेथड में क्या होता है, द मिक्स्ड कल्चर इज फर्स्ट डाइल्यूटेड टू प्रोवाइड ओनली अ फ्यू सेल्स। हमें पहले क्या किया, जो मिक्स्ड कल्चर था उसे हमने डिल्यूट कर दिया, टू प्रोवाइड ओनली अ फ्यू सेल्स एंड मिलीलीटर, उसे हमने फ्यू सेल्स के अंदर पर मिलीलीटर क्या कर दिया, हमने उसे हमने डिल्यूट कर दिया बिफोर बीइंग यूज्ड टू इनोकुलेट मीडिया। ठीक है, हमने मीडिया को इनोकुलेट करने से पहले फ्यू सेल्स पर मिलीलीटर के हिसाब से उसे डिल्यूट कर दिया। द मिक्स्ड कल्चर इज डाइल्यूटेड डायरेक्टली इन ट्यूब्स ऑफ लिक्विड आफ्टर अगार मीडियम। जो फ्यू मिक्स्ड सेल्स कल्चर थे डिल्यूट कर दिए गए डायरेक्टली इन ट्यूब्स ऑफ लिक्विड अगार मीडियम। The media is maintained in a liquid state at temperature of 45 है ये 45 डिग्री सेल्सियस to allow through distribution, क्योंकि 95 आप ही समझो ना, कॉमन सेंस है, 95 में हम ही नहीं जी सकते हैं, अब वो क्या जिएंगे बैक्टीरिया। 95 नहीं है 45 है, मतलब कि रूम टेम्परेचर पे हमने इसे किया है ताकि ये क्या करे, ताकि ये ग्रो करने में सक्षम रहे। द इनोकुलेटेड मीडिया, किसी का नाम सक्षम है क्या, कमेंट कर दो और लाइक कर दो जल्दी, ठीक है।
अरे सर, लाइक करने की निंजा टेक्निक। द इनोकुलेटेड मीडिया इज डिस्पर्स्ड इनटू पेट्री डिश। जो निंजा टेक्निक, यार देखो क्या हो रहा है। द इनोकुलेटेड मीडिया जो है वो पेट्री डिश के अंदर, क्योंकि अभी 11 पेजेस ही हुए हैं ना, आपको टाइम भी बचाना है मुझे, ठीक है। तो मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां जाके देख लेना, ठीक है। द मीडिया इज मेंटेन्ड इन लिक्विड स्टेट एट टेम्परेचर ऑफ 45 डिग्री सेल्सियस टू अलाउ थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन। द इनोकुलेटेड मीडिया इज डिस्पर्स्ड इनटू पेट्री डिश। जो इनोकुलेटेड मीडिया था वो पेट्री डिश के अंदर डिस्पर्स कर दिया गया। अलो इट टू सॉलिडिफाइड एंड देन इंक्यूबेटेड। हमने जो सॉलिडिफाइड मीडिया के अंदर डाला ताकि वो इंक्यूबेट भी हो सके। अ सीरीज ऑफ अगार प्लेटेड शोइंग डिक्रीजिंग नंबर ऑफ कॉलोनीज रिजल्टिंग फ्रॉम द डिल्यूशन प्रोसीजर इज द पोर प्लेट टेक्निक। ठीक है, क्या हुआ ये कि जो सीरीज ऑफ अगार प्लेट थी वो डिक्रीज होती गई नंबर ऑफ कॉलोनीज, हमने उसे अलग अलग ट्यूब्स में डाल दिया ना, तो कॉलोनीज छोटी होगी, रिजल्टिंग फ्रॉम डिल्यूशन प्रोसीजर इन द पोर प्लेट टेक्निक। डिसएडवांटेजेस क्या है पोर प्लेट टेक्निक के? Some of the organism trapped beneath the surface of the medium when it gets therefore broad surface and subsurface colonies develop। ठीक है, क्या होता है कि उसका सरफेस एरिया कम होने की वजह से वो क्या होते हैं, मीडियम के नीचे ट्रैप हो जाते हैं, मीडियम के नीचे दब जाते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं, व्हेन इट गेट्स देयरफॉर ब्रॉड सरफेस, जब उन्हें ब्रॉड सरफेस में डाला जाता है तो उसकी जो सब सरफेस कॉलोनीज होती है वो डेवलप हो जाती है, यानी कि उस सरफेस के नीचे भी जो कॉलोनीज होती है वो भी डेवलप हो जाती है, क्योंकि वो डिवाइड करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, उसकी वजह से उसके अंदर मल्टीपल बैक्टीरिया एक ही टाइम पे होने की वजह से डोरमेंसी स्टेज आ जाती है, सफोकेशन हो जाती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाते। सब सरफेस कॉलोनीज कैन बी ट्रांसफर टू फ्रेश मीडियम ओनली बाय फर्स्ट डिगिंग देम आउट। तो जो मीडियम होता है, यानी कि जो ये सब सरफेस कॉलोनीज होती है वो तभी हम बाहर निकाल सकते हैं जब उसे हम डिग करें आउट ऑफ द अगार विद अ स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट। स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट यानी कि जिसमें कोई बैक्टीरिया ना हो, उसे हम ऑटोक्लेव या हॉट एयर ओवन से स्टेराइल कर सकते हैं, और स्टेराइल करने के बाद हमें उसे क्या करना होता है, डिग करना होता है, यानी कि हमें उसे खोल के बाहर निकालना होता है बैक्टीरिया को, तभी हम उसे दूसरे प्लेट में क्या कर सकते हैं, हम उसे वो ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे पूरे का पूरा मीडियम खराब हो जाता है, इससे पूरे के पूरे इसमें वो कंटेमिनेशन आने का डर रहता है, और तो उसमें क्या होता है, अलग अलग चीजें खराब होने का डर रहता है, और तो मीडियम भी वेस्ट होता है बहुत ज्यादा, रिसोर्सेज भी वेस्ट होते हैं। An organism being isolated must be able to withstand temporary exposure। टेम्परेरी एक्सपोजर को उसे मेंटेन करना आना चाहिए। जब वो बाहर निकलता है तो उसका टेम्परेचर भी चेंज होता है, उसकी बिहेवियर चेंज होता है, उसका कंडीशन चेंज होती है, उसकी वजह से उसको ना उसमें टेम्परेरी एक्सपोजर को विड्रॉ करना आना चाहिए, उसको आइसोलेट करना आना चाहिए टू द 45 डिग्री टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड अगार मीडियम। नॉट एप्लीकेबल फॉर आइसोलेटिंग साइकोफिलिक बैक्टीरिया। साइकोफिलिक बैक्टीरिया मतलब जो बैक्टीरिया मेंटली उस पर्टिकुलर टेम्परेचर से अवेयर नहीं है, उन बैक्टीरिया के लिए ये इतना इजी नहीं होता, और बैक्टीरिया डैमेज भी हो सकते हैं। आप देख सकते हैं स्टेप 1 में हमारे पास बैक्टीरिया सस्पेंशन आए, उसके बाद हमने उसे अलग अलग प्लेट्स में डाल के उसे डिल्यूट कर दिया, फिर उसके बाद हमने उसे पोर प्लेट मेथड पे अगार मीडियम पे डाला, कुछ कॉलोनीज नीचे है, कुछ कॉलोनीज ऊपर है, ऐसे स्टेप 3 करके हमने उसे डिवाइड कर दिया। जितना डायग्राम बनाओगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, एक असाइनमेंट तो मेरा खत्म हो गया। सीरियल डिल्यूशन बता देता हूँ एक बार। सीरियल डिल्यूशन आर यूज्ड टू डिक्रीज द बैक्टीरियल कंसंट्रेशन। सीरियल डिल्यूशन क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको इतनी देर से बताया कि जो सीरियल डिल्यूशन होता है उसमें हमारी कंसंट्रेशन कम करने के बजाय हम क्या करते हैं, बहुत सारे ट्यूब्स लेते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं, जिससे कॉलोनीज भी कम हो जाती है और सॉल्यूशन भी डाइल्यूट हो जाता है। सीरियल डिल्यूशन मतलब सीरीज के अंदर डिल्यूट करना। सीरियल डिल्यूशन आर यूज्ड टू डिक्रीज और बैक्टीरिया कंसंट्रेशन रेशियो टू 9 रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन फॉर concentration ratio to a required concentration for a specific method or to a concentration which is easier to concentrate when plated to an agar medium। ठीक है, तो यही है, हमने एक ही लेमन जूस को एक ही ग्लास में लेने के बजाय हमने बहुत सारे छोटे छोटे शॉट्स में ले लिया, जिसकी वजह से हमें वो खट्टा नहीं लगा ज्यादा, और हमें पिया भी गया और हम बीमार भी नहीं पड़ेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास वो पर्टिकुलर मटेरियल जो है सेफली आ जाएगा। ठीक है, और उससे हमें अलग अलग कॉलोनीज भी मिल जाएगी और पीएच भी मेंटेन रहेगा। सेकंड ट्यूटोरियल पे आते हैं जो बेसिकली फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड है, जो बेसिक्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड ही है। व्हाट इज वायरोलॉजी? वायरोलॉजी क्या है? वायरोलॉजी इज स्टडी ऑफ वायरसेस एंड वायरस, एक ही है तो वायरस लाइक एजेंट्स। ये वायरसेस और वायरस लाइक एजेंट्स जो होते हैं, जो उनकी स्टडी होती है, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू देयर टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इंक्लूड करती है बट नॉट लिमिटेड, वो उस तक लिमिटेड नहीं है, उसे इंक्लूड करती है। उसके अंदर टैक्सोनॉमी आ जाती है, उसके अंदर डिसीज प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टीज आ जाती है, कल्टीवेशन आ जाती है, जेनेटिक्स आ जाती है, वायरोलॉजी आ जाती है। इज ऑफन कंसीडर्ड अ पार्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी। ठीक है, पैथोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ डिसीजेस। राइट नेम्स ऑफ कॉमनली यूज्ड फ्लोरेसेंट डाइज। कॉमनली यूज्ड फ्लोरेसेंट डाइज की क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? द मोस्ट वाइडली यूज्ड फ्लोरेसेंट डाई इज एक्रिडेन ऑर्गेनिक, एक्रिडिक ऑर्गेन। ओके, एक्रिडेन ऑर्गेन नाम की एक ऐसी फ्लोरेसेंट डाई है जो हम यूज करते हैं विच स्टेन्स बोथ लिविंग एंड डेड सेल्स बाय इंटरेक्टिंग विद डीएनए एंड प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ द सेल। द स्टेन्ड सेल फ्लोरेसेंस ऑरेंज व्हेन एक्साइटेड गिव्स और नीम्स अल्ट्रावायलेट लाइट। ठीक है,
तो जो स्टेन्ड सेल्स होते हैं फ्लोरेसेंस ऑरेंज के, वो क्या करते हैं, एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, तो क्या करते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट को सेक्रेट करते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट को रिलीज करते हैं। अब व्हाट इज बैक्टीरियोफाज? बैक्टीरियोफाज क्या होता है? अ बैक्टीरियोफाज इज अ वायरस दैट इन्फेक्ट अ बैक्टीरियल सेल एंड रिप्रोड्यूसेस इनसाइड इट। ठीक है, बैक्टीरियोफाज क्या होता है? वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया, एक ऐसा बैक्टीरिया जो वायरस को इन्फेक्ट करता है, सॉरी ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट होता रहता है कभी कभार। बैक्टीरियोफाज क्या होता है? एक नाम याद रखो, वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया, ऐसा वायरस जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरियल सेल को और उसी के अंदर रिप्रोड्यूस करता है इनसाइड इट। दे वेरी अलॉट, ये बहुत ज्यादा वेरी करते हैं शेप, साइज और जेनेटिक मटेरियल में। अब बैक्टीरियोफाज में कंटेन डीएनए और आरएनए। जो बैक्टीरियोफाज होता है वो डीएनए और आरएनए दोनों कंटेन कर सकता है, या एक ही करता है, मोस्टली तो ज्यादातर केसेस में एक ही करता है। द जीन्स रेंज फ्रॉम 4 to several thousand, जो जीन्स होते हैं उसके अंदर 4 से लेकर हजारों तक जा सकती है। देयर कैप्सिड, कैप्सिड का डायग्राम मैं आपको बता चुका हूँ, आपको मैं दिखा चुका हूँ, एक बार पढ़ते हैं इसे। देयर कैप्सिड कैन बी आइसोहेड्रल, उनका जो कैप्सिड होता है आइसोहेड्रल होता है, फिलामेंटियस होता है और हेड टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनको दिखा देता हूँ कि कैप्सिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। कैप्सिड का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, ठीक है, कैप्सिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैप्सिड। ठीक है, तो कैप्सिड में हमारे पास अलग अलग स्ट्रक्चर आ जाते हैं, आप देख सकते हैं ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर आ जाती है। कैप्सिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है कैप्सिड का, जो बेसिकली ऐसे गोल गोल राउंडेड होता है और तो और इसके अंदर आरएनए कोर होता है और इसके साइड में कैप्सोमेयर्स नाम की एक पूरी की पूरी क्या होती है, सेल वॉल होती है जो कैप्सोमेयर से बनी होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें द जीन, ये तो हो गया ना, बस गिव एग्जांपल ऑफ एनिमल एंड प्लांट विद एनिमल वायरस, गिव एनिमल ऑफ एनिमल एंड प्लांट वायरस, एनिमल और प्लांट वायरस से एग्जांपल देना है। तो एनिमल वायरस इज रेबीज, येलो फीवर एंड ये क्या है, पपाटाकी फीवर, पपाटाकी ताकी 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 रे, है ना। एनिमल वायरस क्या है? रेबीज, येलो फीवर या फिर पपाटाकी फीवर, पता नहीं क्या है, पपाटाकी फीवर ही है। टोबैको, और अगर हम प्लांट वायरस की बात करें, टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको स्पॉटेड विद विंस यूनिट्स, टोबैको स्पॉटेड विद यूनिट्स एंड टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस, सॉरी वायरस, टोमेटो स्पॉटेड विद वायरस एंड टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस। ठीक है, राइट शॉर्ट नोट ऑन फ्लोरेसेंट डाई यूज्ड इन फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप, इसे मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर पढ़ लेते हैं। फ्लोरेसेंट डाई क्या होती है? ऑर्गेनिक डाई होती है, जो एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म है, इसके एब्जॉर्प्शन होती है मैक्सिमम 484 नैनोमीटर और एमिशन मैक्सिमम होती है 523 नैनोमीटर। ठीक है, टिपिकली एब्जॉर्ब लाइट जो होती है ब्लू रेंज में आती है और एमिटिंग लाइट जो होती है ग्रीन रेंज में आती है, वो आप डिपेंड कर सकते हो विब्ग्योर के ऊपर। फ्लोरेसिन जो होती है वो एक फ्लोरेसेंट सब्सटेंस होता है, फ्लोरेसिन जो होता है वो डिटेक्ट कर सकते हैं इवन व्हेन इट इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी के अंदर यूज करने पर भी हम फ्लोरेसिन को यूज कर सकते हैं। एंड इज यूज्ड इन माइक्रोस्कोपी व्हेन इट इज कॉन्जुगेटेड टू एंटीबॉडीज, और इसे हम माइक्रोस्कोपी में भी यूज कर सकते हैं क्योंकि वो एंटीबॉडी से कॉन्जुगेट यानी कि एंटीबॉडीज के कोऑर्डिनेट करके एंटीजन एंटीबॉडी साइट्स रिएक्शन यानी कि एग्लूटिनेशन रिएक्शन शो करती है। फ्लोरेसिन इज नॉन टॉक्सिक इन एक्वा सॉल्यूशन, फ्लोरेसिन जो होती है वो नॉन टॉक्सिक होती है इन एक्वा सॉल्यूशन। डेरिवेटिव्स ऑफ फ्लोरेसिन इंक्लूड फ्लोरेसिन आइसोथायोसाइनाइड, जो फ्लोरेसिन के डेरिवेटिव्स होते हैं वो होते हैं फ्लोरेसिन आइसोथायोसाइनाइड, जो आप जिसे आप फिट्स याद रख सकते हो, फिट्स मतलब FITC, मतलब फ्लोरेसिन आइसोथायोसाइनेट, या फिर ओरिगोन ग्रीन से याद रख सकते हो, या फिर आप कार्बोक्सी नैप्थोफ्लोरेसिन से याद रख सकते हो अमंग अ फ्यू अदर्स। ठीक है, डैपी से याद रख सकते हो, डैपी नहीं, अगला है डैपी मतलब इट इज अ ब्लू फ्लोरेसेंट DNA स्टेन that exhibits more than 20-fold enhancement of fluorescence upon binding to AT at region of dsDNA. AT मतलब adenine thymine region of double-stranded DNA. It is excited by the violet laser line and it is commonly used as a nuclear counter strain. देखो इसमें कुछ याद करने जैसा है नहीं मेनली, इसके अंदर आपको बस इसे एक बार ना पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, as a nuclear counter strain in fluorescence microscopy, फ्लो साइटोमेट्री एंड क्रोमोसोम स्टेनिंग, फ्लो साइटोमेट्री और क्रोमोसोम स्टेनिंग के हम इसमें एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, फ्लोरेसेंस आइसोथायोसाइनेट की अगर हम बात करें, ये हमने डेरिवेटिव भी पढ़ा ऊपर जिसे हम फिट्स के नाम से याद रख सकते हैं। यहाँ देखो अभी तो गया भी नहीं है ये रहा। ठीक है, इट इज वाइडली यूज्ड टू अटैच फ्लोरेसेंट लेबल टू प्रोटीन्स, इसे हमें प्रोटीन्स के अंदर फ्लोरेसेंट लेबल्स ऐड करने में मदद करती है वाया द अमाइन ग्रुप से क्या करते हैं, अमाइन ग्रुप से हमें उसे लेबल करने में हेल्प करती है वाया अमाइन ग्रुप।
प्रोटीन्स को लेबल करने में हेल्प करती है। द आइसोथायोसाइनेट ग्रुप रिएक्ट्स विद अमीनो एसिड के टर्मिनल से रिएक्ट करके आइसोथायोसाइनेट क्या करती है, लेबलिंग करती है। एंड प्राइमरी अमाइंस इन प्रोटीन, ठीक है, लेबलिंग करते हैं उनके प्राइमरी अमाइंस की प्रोटीन में। प्राइमरी अमाइंस क्या होती है, CH3NH2। इट हैज बीन यूज्ड फॉर द लेबलिंग ऑफ प्रोटीन्स इंक्लूडिंग एंटीबॉडीज एंड लैक्टिन्स। एंटीबॉडीज एंड लैक्टिन्स की भी उन्होंने क्या की है, लेबलिंग करने में हेल्प की है। शॉर्ट नोट ऑन एप्लीकेशन ऑफ फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ मैं आप लोगों के लिए। टू आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर इन अ फिक्स्ड एंड लाइव ब्लोइंग सैंपल्स, ठीक है, तो लाइव बायोलॉजिकल सैंपल्स में उसे आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, स्ट्रक्चर को फिक्स करने में। सबको बिल्कुल सेम टू सेम है, उसे बस रिपीट करते रहते हैं। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप इज द कॉमन टूल फॉर टुडेज लाइफ रिसर्च। ये देखो ये बिल्कुल सेम टू सेम है। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड फॉर डायनामिक बिहेवियर एग्जिबिटेड इन लाइफ सेल इमेजिंग। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर इन फिक्स्ड एंड लाइव बायोलॉजिकल सैंपल्स, ठीक है। शॉर्ट नोट ऑन एनरिचमेंट मेथड फॉर आइसोलेशन ऑफ माइक्रो, ये भी मैं आपको करा चुका हूँ। वन टाइप ऑफ केमिकल मेथड जो हमें प्रोवाइड करता है कल्चर मीडियम, अ सबस्ट्रेट दैट इज अ सिंगल कार्बन और नाइट्रोजन सोर्स दैट कैन बी यूज्ड ओनली टू द स्पीसीज बीइंग सॉट। ये तो मैं पहले करा चुका हूँ आपको। फॉर एग्जांपल if we wish to isolate from the soil bacteria capable of utilizing a very complex organic compound like, हाँ ये नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वी विश टू आइसोलेट फ्रॉम द सॉइल बैक्टीरिया। अगर हमें बैक्टीरिया को सॉइल से आइसोलेट करने का मन कर रहा है तो बैक्टीरिया कैपेबल ऑफ यूटिलाइजिंग अ वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को यूटिलाइज करने की काबिलियत रखता है, जिसे हम लाइक अल्फा कोनिडेंड्रिन जो होता है, अल्फा कोनिडेंड्रिन वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव का कंपाउंड होता है जो बेसिकली यूटिलाइज कर सकता है बैक्टीरिया। और अल्फा कॉन्स्टिट्यूएंट्स और अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वुड, ये जो होता है कोनिडेंड्रिन, ये एक लकड़ी का वो होता है, कंपोनेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। वी फाइंड दैट व्हेन वी इनक्यूबेट अ मीडियम, उसे हम फाइंड करते हैं जब हम इनोकुलेट करते हैं मीडियम को, सच एज न्यूट्रिएंट डायरेक्टली विद द सॉइल सैंपल, जिसे हम डायरेक्टली सॉइल सैंपल से ट्रीट करते हैं। आर चांसेस ऑफ फाइंडिंग ए कोनिडेंड्रिन अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वुड, वी फाइंड दैट व्हेन वी इनोकुलेट सच एज अगार डायरेक्टली विद द सॉइल सैंपल। इन्होंने डबल लिख दिया गलती से। आर चांसेस ऑफ फाइंडिंग अ कोनिडेंड्रिन यूटिलाइजिंग बैक्टीरिया विल बी लिमिटेड। There are so many other rapidly growing bacteria present that the more slowly growing kind we wish to obtain will be soon overground. Consequently, मतलब ये बहुत मोस्टली ये बता रखा है कि जो बैक्टीरिया होता है वो उसे इजीली एब्जॉर्ब कर पाते हैं। कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है कि जो लिक्विड एनरिचमेंट जो मीडियम होता है वो कोनिडेंड्रिन को सोल सोर्स ऑफ कार्बन के लिए प्रोवाइड करता है। कार्बन होता है जो हमारे सेलुलोज के अंदर, वो उसे प्रोवाइड करता है। ओनली जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कैपेबल होते हैं यूटिलाइज करने के लिए, वही उसे यूटिलाइज कर पाते हैं और आगे ग्रो कर पाते हैं। ये है हमारा पर्टिकुलर डायग्राम, इसमें हमारे पास एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये, और हमारे पास ये स्प्रेड प्लेट मेथड की तरह हमने इसे यूज किया हुआ है और उसके बाद हमने इसे पोर कर दिया। What are the unique features of viruses? Viruses की unique features क्या होते हैं? Viruses are small organisms जो that need a host. Viruses small organisms होते हैं जो host के लिए responsible होते हैं, यानी कि host चाहिए होता है उन्हें। वो कोई person हो सकता है, animal हो सकता है, कोई plant हो सकता है to survive और multiply करने के लिए। Viruses kill नहीं कर सकते हैं, antibodies kill नहीं कर सकते viruses को, इसलिए viruses next to impossible होते हैं treat करना। Viruses replicate only inside the host. Viruses होते हैं वो host के बाहर अगर होते हैं तो dead कराए जाते हैं, और अगर host के अंदर आ जाते हैं तो वो living कराए जाते हैं और replicate करते हैं। वायरस नॉट कंसीडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म, वायरस जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर नहीं करते, क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बनने के लिए होस्ट के अंदर आना पड़ता है उनको। होस्ट के बाहर वो डैडी हैं तो मेनली उनको डैडी कहा जाता है, डैडी नहीं डैड, ठीक है, डैडी समझ लो कहीं। स्मॉलर एंड विजिबल अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्मॉलर होते हैं और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ही विजिबल हो सकते हैं। प्रोटीन कोट होता है इनके अंदर इंस्टेड ऑफ सेल वॉल नहीं होती, प्रोटीन कोट होता है। वायरस डू नॉट कंटेन सेल्स, वायरस के पास सेल्स नहीं होते। डीएनए आरएनए स्ट्रैंड इज प्रेजेंट, डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए प्रेजेंट हो सकता है। वायरसेस आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, वायरस जो होते हैं वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यहाँ पे हेल्पफुल होते हैं। कॉजेस सिस्टमैटिक इन्फेक्शन यानी कि एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन कॉज करने में हेल्प करते हैं, यानी कि हेल्प क्या करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं। वायरस में कॉज एड्स, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स एटसेट्रा आर कॉज्ड। वायरस जो होते हैं वो एड्स, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स स्प्रेड करने में मदद करते हैं, मतलब मदद क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं हमें। स्प्रेड कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय वैक्सीन, इनका जो स्प्रेड है वैक्सीन ये वायरस का, वो वैक्सीनेशन की मदद से हम रोक सकते हैं। जैसे कोरोना वैक्सीन की, वो कोरोना की वैक्सीनेशन आई थी। डोंट रिक्वायर न्यूट्रिशन फॉर सर्वाइवल, इनको न्यूट्रिशन नहीं चाहिए होता सर्वाइवल के लिए। इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंटीवायरल मेडिकेशंस, ये एंटीवायरल मेडिकेशंस की मदद से सर्वाइव वो ट्रीट कर सकते हैं हम इन्हें। रेंज इनकी होती है 0.025 to 0.2 माइक्रोमीटर। वायरस डू नॉट ग्रो ऑन आर्टिफिशियल लैबोरेटरी मीडिया, रिक्वायर्स लिविंग सेल विद इन ईच विच दे आर रिप्रोड्यूस। वायरस कोई ऐसा खिलौना नहीं है जिसे हम डायरेक्ट लैबोरेटरी मीडिया के ऊपर ग्रो कर सकते हैं। उसे ग्रो करने के लिए स्पेशल लिविंग मटेरियल या लिविंग सेल्स चाहिए होते हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं। पोलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं जो
हमारे कॉन्टैक्ट में म्यूचुअलिज्म के साथ ही शो करते हैं, हमें क्या करते हैं, होस्ट में आके काम करते हैं। ये एक पर्टिकुलर वायरस का वो होता है, डायग्राम होता है। जैसे एनवेलप प्रोटीन्स होते हैं, इनके अंदर वायरल जीनोम होते हैं, न्यूक्लियर कैप्सूल होते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी वन एनिमल एंड प्लांट वायरस। तो HIV स्टैंड फॉर ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, जो एनिमल वायरस होता है, इट इज द वायरस दैट लीड्स टू एक्यूट इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसे हम एड्स भी कहते हैं। अगर इसे ट्रीट नहीं किया गया टाइम पे तो इसके जैसे अदर वायरस जो ह्यूमन बॉडी के अंदर आ जाएंगे, HIV, वो उसे हम रात नहीं पा पाएंगे, उसे हम उसे क्या कर पाएंगे, उसे हम मेनली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसे हम क्योर नहीं कर पाएंगे। इवन विद प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑल्सो हम उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इवन वंस यू गेट HIV यू हैव इट फॉर लाइफ। HIV जो है वो क्रोनिक डिसऑर्डर है, क्रोनिक सिंड्रोम है, जो पूरी लाइफ के लिए रह जाता है। अगर हो गया एक बार तो सोच समझ के खाए, जो भी आप खा रहे हैं फास्ट फूड को अवॉइड करें और हेल्दी फूड ही खाएं। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इज द कॉजल फैक्टर ऑफ एड्स, ये हमने पढ़ लिया है पहले से ही। अब अगर हम बात करें, द वायरस इज इनकैपेबल ऑफ किलिंग अ होस्ट बाय इटसेल्फ। वायरस जो होता है वो होस्ट को किल नहीं कर सकता इटसेल्फ, उसे बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन की जरूरत पड़ती है। HIV इज अ वायरस एंड लाइक अदर वायरसेस कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। HIV एक वायरस है जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो सकता है। HIV जो होता है वो मोस्ट कॉमनली सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू स्प्रेड होता है, सेक्स करने की वजह से, एड्स के साथ सेक्स करने की वजह से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, अनस्टेराइल मटेरियल के लिए कंटामिनेटेड इक्विपमेंट यूज करने से, जैसे सर्जरी के इक्विपमेंट। अगर एड्स के पर्सन की सर्जरी की और उसी के इक्विपमेंट से दूसरे हेल्दी पेशेंट की कर दी तो उसे भी एड्स हो जाएगा। HIV ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाय ब्लड से हो सकता है, रेक्टल फ्लूइड से हो सकता है, रेक्टम से। रेक्टम होता है जो बेसिकली फीमेल्स के अंदर एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जिसे हम रेक्टम बोलते हैं। वेजिनल फ्लूइड की मदद से हो सकता है, ब्रेस्ट मिल्क की मदद से हो सकता है। HIV वायरस, ब्रेस्ट मिल्क मतलब जो मदर का मिल्क होता है जिसे हम कोलेस्ट्रम भी बोलते हैं। तो जब ब्रेस्ट फीडिंग होती है, अगर मदर को एड्स है तो ब्रेस्ट फीडिंग से बेबी को भी एड्स हो जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं कि प्लेजेंटा की वजह से उसे पहले से एड्स हो चुके हैं। HIV वायरस इज अ टाइप ऑफ हाई सिलेक्टिविटी। HIV वायरस जो है बहुत ही सिलेक्टिव होता है और उसी को ही होता है जो ज्यादा गंदा खाना खाता है। HIV इन्फेक्ट्स ओनली सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। HIV जो होता है इम्यून सिस्टम के सेल्स को अफेक्ट करता है, जिसे हम इम्यून सेल्स भी कहते हैं। HIV इन्फेक्ट्स ओनली सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। Only HIV can have CD4 receptors. Only HIV के पास ही CD4 receptors होते हैं। HIV है cone shaped nuclear capsid। HIV के पास न्यूक्लियो कैप्सिड होता है जो cone shaped होता है, ऐसे होता है cone shaped, ठीक है। It is a roughly spherical, ये roughly spherical होता है, जिसका डायग्राम नीचे देख भी सकते हो। रफली स्फेरिकल होता है, डायमीटर 120 नैनोमीटर होता है, कंपोज्ड ऑफ 2 कॉपीज ऑफ पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ये होता है DNA का, ये इसका पर्टिकुलर वायरस का इसका डिजाइन होता है, जिसे आप देख सकते हो कैप्सिड होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। और तो और आप उसमें वो वाला डायग्राम भी बना सकते हो जो आपको +2 में पढ़ा होगा आपने, रेट्रोवायरस साइकिल का, रेट्रोवायरस स्ट्रक्चर। तो आप ये भी कर सकते हो, ये भी ड्रॉ कर सकते हो। और आपने ये भी किया होगा ना, आपने ये किया होगा अच्छे से, आप इसी को भी ड्रॉ कर सकते हो ताकि ये आपके लिए ज्यादा कैपेबल रहे, ठीक है। मुझे पता है आपने +2 में किया हुआ है, छुपाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। करना जरूर, कमेंट कर दो कि हम जरूर करेंगे। कमेंट करोगे तभी तो पता चलेगा मुझे कैसे करेंगे, वरना हम, ठीक है। चलो टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में लिखते हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस एक ऐसा वायरस है जो प्लांट्स में पाया जाता है, बिलोंग्स टू जीनस तोबामो वायरस। टोबैको वायरस में टोबैको मोज़ेक वायरस तोबामो वायरस से होता है। टोबैको मोज़ेक वायरस जीनस से बिलोंग करता है। इट इज नेम्ड सो बिकॉज इट मेजरली इन्फेक्ट्स टोबैको प्लांट। ये टोबैको प्लांट्स को ये अफेक्ट करता है, पोटैटोस को, टोमेटोस को और अदर मेंबर्स ऑफ सोलेनेशिया फैमिली को अफेक्ट करता है, तभी इसे हम टोबैको मोज़ेक वायरस कहते हैं। द इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय टोबैको मोज़ेक वायरस क्रिएट्स अ मोज़ेक लाइक पैटर्न। मोज़ेक लाइक पैटर्न होता है उसके अंदर, मोज़ेक मतलब ऐसे रोल गोल गोल पैटर्न होता है, ठीक है। ऐसे गोल गोल पैटर्न हो जाता है, ऐसे ऐसे मोटिंग एंड डिस्कलरेशन ऑफ द लीव्स। जो टोबैको मोज़ेक वायरस हैज अ रोड लाइक अपीयरेंस, दैट इज रोड लाइक अपीयरेंस होता है उसके बाद, जो कि 800 to 900 नैनोमीटर होता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, 800 नैनोमीटर होता है, लॉन्ग विद डायमीटर ऑफ 18 नैनोमीटर। बट क्या नोट्स बना रखे हैं, आई एम रियली लविंग इट। इट इज मेरे नोट्स थोड़े ज़्यादा अच्छे नहीं होते, इसलिए मैं ये अपने दोस्त के नोट मांग लेता हूँ। बट दोस्त ही तो काम आती है ना, पर मैं दोस्त बनाता नहीं ज़्यादा, पर ये मेरे अपने हैं, अपने भी सारे अपने, तो दोस्त भी सारे अपने हैं, आप सब भी अपने। सब्सक्राइब कर दो। इट इज कवर्ड बाय प्रोटीन शेल्स, प्रोटीन शेप से बने होते हैं, प्रोटीन शेल से बने होते हैं, जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। दैट एनक्लोजेस द वायरस जेनेटिक मटेरियल। द जेनेटिक मटेरियल इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल। जेनेटिक मटेरियल इनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल होता है। RNA जो होता है वो कॉइल्ड मैनर के फॉर्म में होता है इनसाइड द कैप्सूल कोट एंड इज मेड अप ऑफ अप्रोक्सीमेटली 6395 न्यूक्लियोटाइड्स। इसका डायग्राम ऐसा कुछ होता है, इसे आप देख सकते हो, इसे आप बनाने की कोशिश कर सकते हो, आप इसे डायग्रामेटिक कर सकते हो, ठीक है। और प्रैक्टिस जरूर करना है इसे। जर्मन एडोल्फ मेयर वर्किंग इन द नीदरलैंड हु इज
working in the Netherlands, who is 1882 first described as important disease of tobacco which he called mosaic disease। ठीक है, तो जर्मन एडोल्फ मेयर, जिसे आप गम से भी याद रख सकते हो, GAM गम से याद रख सकते हो, GA मेयर, जिसने डिफाइन किया नीदरलैंड में ऐसे वायरस को 1882 में, जिसने मोज़ैक वायरस को टोबैको मोज़ैक वायरस का नाम दिया। डिस्कस लिटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल ऑफ वायरस। लिटिक साइकिल क्या होती है? द वायरस इंट्रोड्यूस इट्स जीनोम इनटू होस्ट सेल। जो वायरस होता है वो जीनोम को होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करता है एंड इनिशिएट रेप्लिकेशन बाय हाईजैकिंग द होस्ट सेलुलर मशीनरी टू मेक, बस वही है सारा का सारा, उसके अंदर जाता है, उसे हाईजैक करता है सेलुलर मशीनरी को, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाने में हेल्प करता है। वंस उसकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होगी, इन्फेक्शन कंप्लीट होगी, फिर उसके बाद वो न्यूली रेप्लिकेट करता है और असेंबल्ड वायरसेस पार्टिकल्स को रिलीज करता है और उसके बाद वो उसको क्या करता है, सराउंडिंग में रिलीज करता है। इसके स्टेप्स क्या है? अटैचमेंट करता है, अपनी अटैचमेंट करने के बाद वो सेल सरफेस से अटैच होकर उसके अंदर अपना डीएनए मटेरियल को डाल देता है। पेनिट्रेशन के बाद जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने +2 में पढ़ा हुआ है यार, प्लीज कम ऑन, जो हम पहले पढ़ के आते हैं वही हम आगे पढ़ते हैं, इसलिए आप हमेशा रिलैक्स रहे करो अपनी पढ़ाई को लेकर, ठीक है। पेनिट्रेशन की अगर हम बात करें तो डीएनए होता है वो इंजेक्ट करते हैं फेज के अंदर इनटू द होस्ट सेल बाय पेनिट्रेटिंग द मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। ट्रांसक्रिप्शन की अगर हम बात करें, आप सबको पता है ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए में चेंज होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, उल्टा होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है जिसमें आरएनए टू डीएनए चेंज हो जाता है। मेटाबॉलिज्म को प्रोसेस करने के लिए द डीएनए ऑफ द होस्ट सेल इज डिस्ट्रक्टेड एंड द मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल इज मेडिएटेड टू स्टार्ट द बायोसिंथेसिस ऑफ द फेज। बायोसिंथेसिस शुरू हो जाती है जिसमें रेप्लिकेशन ऑफ द फेज स्टार्ट हो जाता है विद इन द सेल प्रोड्यूसिंग नोवेल फेज प्रोटीन एंड डीएनए। मैच्योरेशन की अगर हम बात करें, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रेप्लिकेटेड मटेरियल टेक्स प्लेस इनटू द मैच्योरेटेड वायरल फेज, ठीक है। लिसिस की अगर हम बात करें, द न्यूली प्रोड्यूस्ड फेज आर डिस्चार्ज फ्रॉम द इन्फेक्टेड सेल टू लुक आउट फॉर द नोवेल होस्ट सेल टू इन्फेक्ट, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें, ये पर्टिकुलर डायग्राम है लिटिक साइकिल का, जिसे आप अच्छे से देख सकते हो। इसमें ऐसा कुछ होता है कि बैक्टीरिया आता है, उसके बाद उसे अपना सेल रिलीज करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है, उसके अंदर सेल को हाईजैक करता है, सेल को हाईजैक करने के बाद न्यूक्लियस में अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देते हैं, उसके बाद कॉपीज को सराउंडिंग में रिलीज करना शुरू कर देता है, ठीक है। लाइसोजेनिक साइकिल की अगर हम बात करें, ये एक ऐसा मेथड है बाय विच सेल वायरस कैन रेप्लिकेट डीएनए यूजिंग होस्ट सेल। इसमें डिफरेंस मुझे समझ में नहीं आया आज तक, मुझे खुद ही नहीं समझ में आया, मैं आपको क्या समझाऊं। लिटिक साइकिल में मुझे समझ नहीं आया, इसमें वो वायरस को इंट्रोड्यूस करता है और एप्लीकेशन शुरू करता है बाय हाईजैकिंग द होस्ट सेल। इसमें भी यही लिखा हुआ है, द लाइसोजेनिक साइकिल इज अ मेथड बाय व्हिच अ वायरस कैन रेप्लिकेट इट्स डीएनए यूजिंग होस्ट सेल। इन द लाइसोजेनिक साइकिल द डीएनए इज ओनली रेप्लिकेटेड नॉट ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। अच्छा, इसमें लिटिक साइकिल में क्या होता होगा, वो प्रोटीन में ट्रांसफर हो जाता होगा, लेकिन इसके अंदर सिर्फ वो डीएनए में रेप्लिकेट होता है। डीएनए इज ओनली रेप्लिकेटेड नॉट ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। इसमें क्या होता है, बस सिंपल है, सारा प्रोसेस सेम है। A bacteriophage virus infects a bacteria by infecting its DNA into the bacterial cytoplasm or liquid space inside of the cell wall. The viral DNA is read and replicated by the same bacterial protein and replicated within DNA. The bacterial DNA बस यही होता है, कंटिन्यूसली मशीनरी रेप्लिकेट करती है उसे, फिर वो अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देता है, उसे सराउंडिंग में रिलीज करना शुरू कर देता है। जो वायरल डीएनए होता है वो लिटिक साइकिल के साथ स्विच हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देता है बाद में, यानी कि लाइसोजेनिक साइकिल के बाद ही प्रोटीन बनना शुरू हो जाती है। लाइसोजेनिक साइकिल में डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बनते, इनडायरेक्टली प्रोटीन बनते हैं। These capsids get released into the environment, infect a new bacteria, and the lysogenic cycle may start again. If the bacteria is weak or dying, the virus may enter straight into the lytic cycle in order to avoid tying with bacteria. ठीक है, अगर बैक्टीरिया डेड हो रहा है तो वो सीधा लाइटिक साइकिल में प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा ताकि वो खुद ही ना मर जाए उसके साथ, ठीक है। तो ये देखो, ये पूरी का पूरा बैक्टीरिया का वो है जिसमें ये अंदर आएगा, उसे इन्फेक्ट करेगा, उसके अंदर अपना डीएनए मटेरियल डालेगा, उसके अंदर वो अपने सेल को, न्यूक्लियस को हाईजैक करने की कोशिश करेगा, उसके अंदर प्रोटीन में डेवलप होने की कोशिश करेगा, लाइटिक साइकिल इंड्यूस हो जाएगी और उसके बाद वायरल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, उसके बाद वो अपनी सराउंडिंग में से रिलीज करना शुरू कर देगा। डिस्कस आइसोलेशन ऑफ माइक्रोब्स प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, डिस्कस आइसोलेशन ऑफ माइक्रोब्स। A particular bacterial species is often presented in small number of compared to total duration of mixed culture। इसमें क्या बोला गया है कि बेसिकली जो पर्टिकुलर बैक्टीरियल स्पीसीज होती हैं वो स्मॉल नंबर में प्रेजेंट होती है कंपेयर टू टोटल डिल्यूशन ऑफ अ मिक्स्ड कल्चर। दिस कैन बी अचीव्ड बाय सिलेक्टिव मेथड आइदर बाय किलिंग अनदर स्पीसीज और फेवर द ग्रोथ ऑफ डिजायर्ड स्पीसीज। ठीक है, ये कैसे हो सकता है, आइदर हम सिलेक्टिव मेथड को किल करने में हेल्प करें अनदर, या तो आप सामने वाले दुश्मन को मार दो, या फिर आप अपने स्पीसीज को फेवर करके अपने आप को ग्रोथ करना शुरू कर दो, या तो खुद को बेहतर बना लो या फिर सामने वाले को गिरा दो, एक ही चीज कर सकते हैं। केमिकल मेथड की अगर हम बात करें, फिजिकल मेथड और बायोलॉजिकल मेथड। केमिकल मेथड हम ये सिलेक्टिव मेथड कैसे कर सकते हैं, सीपीबी या बीसीपी, एसीपी से याद रख लो, बीसीपी मतलब बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल मेथड, ठीक है। केमिकल मेथड और सिलेक्शन की अगर हम बात करें, एनरिचमेंट मेथड, वन टाइप ऑफ केमिकल मेथड इज टू प्रोवाइड द कल्चर मीडियम। अरे यार ज्यादा नहीं पढ़ते, बस इसे ऊपर से पढ़ लो। जो कार्बन नाइट्रोजन सोर्स होता है वो उसे एनरिचमेंट प्रोवाइड करने में मदद करते हैं, और द पर्टिकुलर काइंड ऑफ सिलेक्शन इज ऑफन रेफर्ड टू एज एनरिचमेंट, और इस पर्टिकुलर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी को हम एनरिचमेंट कहते हैं।
वॉल्यूम ऑफ डिल्यूट मीडिया की अगर हम बात करें, सर्टेन एडिक्वेट बैक्टीरिया आर कैपेबल ऑफ ग्रेविंग विद ठीक है levels or sufficient levels of carbon and nitrogen sources. One more way to select for such bacteria is to inoculate a mixed culture into a very diluted media. The medium have low enough levels of nutrient that other kind of organism will not be grow enough. ठीक है, तो इसमें वॉल्यूम की बात आती है. वॉल्यूम बेसिकली या तो ज़्यादा बढ़ा दो जिसकी वजह से हमारी कार्बन और नाइट्रोजन सोर्सेज में क्या हो, डेफिशिएंसी ना हो. और वन मोर वे इसमें ये है कि इनोकुलेट करने की वजह से उसके अंदर मिक्स्ड न्यूक्लियस डाल दो, मिक्स्ड कल्चर डाल दो जिसके अंदर सारे के सारे डिल्यूशन हो, यानी कि सारे के सारे इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हो वो सारे के सारे न्यूट्रिशन, जिसकी वजह से वो सारे के सारे क्या हो जाए, कॉन्सेंट्रेट भी ना हो और सारे के सारे ग्रो भी करते हैं. इनहिबिटरी सब्सटेंसेस की अगर हम बात करें, एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल जैसे हम सब्सटेंसेस को यूज कर सकते हैं. एंटीबायोटिक्स विच इज यूज्ड टू किल द बैक्टीरिया बट फंजाई अलाइव. ठीक है, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को किल करने में मदद करती है, बट फंजाई अगर अलाइव हो तो उसे एंटी फंगल यूज कर सकते हैं जिससे हम फंगस को किल कर सकते हैं, बट बैक्टीरिया अलाइव रहेगा. देखो, एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया मरेगा लेकिन फंगस अलाइव रहेगी, एंटी फंगल से फंजाई मरेगी और बैक्टीरिया अलाइव रहेगा. ठीक है, उल्टा हो जाता है. बायोटिक्स बैक्टीरिया, फंगल. एंटी फंगल से फंजाई मरेगी, एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया मरेगा. फिजिकल मेथड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करें, हीट ट्रीटमेंट की, to select endosperm formation bacteria, mixed culture can be heated to 80 degree Celsius for ये क्या है, for common before being used inoculate culture media. ठीक है, क्या होता है इसमें 80 डिग्री सेल्सियस कैसे हो सकता है. To select endosperm forming bacteria, mixed culture can be heated, उसे 80 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे कल्चर को endosperm forming बैक्टीरिया को ऑब्टेन करने के लिए for comino before being used inoculate culture media. ठीक है, ओके. द इंक्यूबेशन टेम्परेचर की अगर हम बात करें, फॉर साइकोफिलिया और साइकोफिलिक बैक्टीरिया कल्चर इंक्यूबेटेड एट लो टेम्परेचर 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेल्सियस फॉर थर्मोफाइल. मुझे इसमें कोई लग नहीं रहा, मुश्किल है, आप कर लोगे इसे. इंक्यूबेशन टेम्परेचर क्या होता है, फॉर साइकोफिलिक और साइकोफिलिक दोनों ये एक ही बैक्टीरिया हैं. साइकोफिलिया और साइकोफिलिक बैक्टीरिया कल्चर इंक्यूबेशन एट लो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस थर्मोफाइल कल्चर इज इंक्यूबेटेड एट हाई टेम्परेचर, एग्जांपल 55 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, इसमें ये बता रखा है कि जो साइकोफिलिक होते हैं जो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे थर्मोफाइल्स होते हैं यानी कि गर्म होते हैं, उन्हें हम 55 डिग्री सेल्सियस तक भी हीट कर सकते हैं और इंक्यूबेट कर सकते हैं. पीएच और मीडियम जो होता है उसे हमें मेंटेन करना बहुत जरूरी है. टू सेलेक्ट फॉर एसिड टॉलरेंट बैक्टीरिया एट लो पीएच कैन बी यूज्ड. ठीक है, टू सेलेक्ट फॉर एसिड टॉलरेंट बैक्टीरिया लो पीएच कैन बी यूज्ड. फॉर एग्जांपल, टू सेलेक्ट फॉर कोलेरा कॉजिंग बैक्टीरिया विब्रियो कोलेरा फ्रॉम अ स्टेराइल सैंपल. ठीक है, मीडिया विद द पीएच 8.5 एंड मोस्ट अदर इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया एंड एज अनेबल टू ग्रेव एट दिस पीएच. ठीक है, बस हो चुका है, ऑलमोस्ट 12 पेज बचे हैं. ठीक है, राइट द नोट ऑन मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स. मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रोब्स के लिए हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है. तो बैक्टीरिया टिपिकली 0.5 to 1.5 होता है, बाय 1.0 to 3.0 माइक्रोमीटर तक की रेंज में होता है. रेंज होती है उसकी 0.2 बाय 100 माइक्रोमीटर. ठीक है, 100 माइक्रोमीटर को हम 100 माइक्रोमीटर लिखो, ज़्यादा बढ़िया है. इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, सिंपल इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, ग्रो करते हैं आर्टिफिशियल लैबोरेटरी मीडिया पे. उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है. वैसे रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, सिंपल कैरेक्टराइज कर सकते हैं सेल डिवीजन पे. प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, सम कॉज डिसीज, कुछ डिसीज कॉज करते हैं तो कुछ लैबोरेटरी में हम उन्हें नेचुरल साइकिल्स को ऑब्टेन करने में मदद कर सकते हैं. ऑफ एलिमेंट्स विच कंट्रीब्यूट टू सॉइल फर्टिलिटी. ठीक है, यूजफुल इन इंडस्ट्री फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ वैल्यूएबल कंपाउंड्स. पर्टिकुलर इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करते हैं वैल्यूएबल कंपाउंड्स की. सम स्पॉइल फूड एंड सम मेक्स फूड. कुछ फूड को मेक करते हैं, कुछ फूड को स्पॉइल करते हैं. ये एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है. ठीक है, जिसे आप एक बार अच्छे से कर लेना. वायरसेस की अगर हम बात करें तो रेंज 1 to 0.015 to 0.2 माइक्रोमीटर तक होती है. इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके, आर्टिफिशियल लैबोरेटरी मीडिया पे ग्रो नहीं करते. रिक्वायर लिविंग सेल विद इन विच दे आर रिप्रोड्यूस. रिक्वायर लिविंग सेल होते हैं उनके अंदर जो रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं. लिविंग सेल चाहिए ही चाहिए. खड़े होकर पढ़ा दूं क्या? पोलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, बैठे बैठे भी दिमाग खराब हो जाता है. पोलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं यानी कि जिसको होस्ट की जरूरत पड़ती है ग्रो करने के लिए. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी रिक्वायर्स टू सी वायरस. ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी चाहिए वायरस को ऑब्जर्व करने के लिए. वायरसेस आर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स दैट नीड होस्ट टू सर्वाइव एंड मल्टीप्लाई. वायरसेस को स्मॉल ऑर्गेनिजम्स चाहिए, नीड टू मल्टीप्लाई. ठीक है, टू सर्वाइव एंड मल्टीप्लाई. वायरसेस कांट बी किल्ड विद एंटीबायोटिक्स. वायरसेस जो होते हैं एंटीबायोटिक्स से किल नहीं कर सकते हम. एंटीवायरस क्या होता है, रेप्लिकेट करते हैं इनसाइड द होस्ट बॉडी. वायरसेस नॉट कंसीडर लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर नहीं कर सकते. ये हमारे पास पर्टिकुलर वायरस का स्ट्रक्चर. अब हमारे पास आ जाता है यीस्ट.
यीस्ट एक माइक्रोस्कोपिक फंजाई है जो कि यूनिसेलुलर फंजाई है, सिंगल सेल्ड होती है, ओवल शेप्ड सेल होती है, रिप्रोड्यूस थ्रू बडिंग, बडिंग से रिप्रोड्यूस करते हैं इसे। ये जो होती है ओवल इन शेप होती है, कलरलेस होती है, स्मूथ होती है। ये सब याद रख सकते हो। ओवल होती है, ये देखो ना, ओवल होती है, स्मूथ होती है, कलरलेस होती है, ठीक है। यीस्ट कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट टू अल्कोहल। यीस्ट जो होती है वो शराब बनाने में यूज होती है कार्बोहाइड्रेट से ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। यीस्ट जो होती है वो बेकरीज में यूज होती है, जिसे हम ब्रूअर्स यीस्ट या बेकर यीस्ट भी बोलते हैं, और इसे हम इथेनॉल प्रोडक्शन में भी यूज करते हैं फर्मेंटेशन के फॉर्म में। कॉज वेजिनल इन्फेक्शन इन ह्यूमंस, वजीना के इन्फेक्शन में भी यूज, वो वजीनल इन्फेक्शन कॉज करती है ह्यूमंस में, यानी कि फीमेल्स में वजीना की इन्फेक्शंस के लिए अगर यीस्ट को ज़्यादा अमाउंट में कंसीडर किया गया या ईट किया गया, कंज्यूम किया गया, तो वजीना की इन्फेक्शंस हो सकती है फीमेल्स के अंदर। सैक्रोमाइसिस सर्विसेज का नाम है, और इसे हम क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्म्स भी बोलते हैं। न्यूक्लियस भी होता है, लिपिड ग्रैन्यूल्स भी होते हैं, राइबोसोम, बर्ड्स कार्न, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, हमें ये सब पढ़ लिया है। एल्गी की अगर हम बात करें, बस ये ऑलमोस्ट असाइनमेंट खत्म है, उसके बाद थोड़ा सा असाइनमेंट बचेगा। बस ये हमारा 12-20 ये अभी 8-15 तक हो जाएगा बस। एल्गी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं जो पोजेस करते हैं फोटोसिंथेसिस पिगमेंट सच एज क्लोरोफिल। इट इज आल्सो नोन एज एल्गा और एल्गी। इसे हम एल्गा और एल्गस भी बोलते हैं, एल्गस। द वर्ड एल्गा मींस, ये क्या है, मींस सीनाइज्ड मींस सीन, ठीक है। जो जिसे हम बोलते हैं वर्ड एल्गा मींस सीनाइज्ड, पता नहीं क्या लिखा है, ये सीन है, सीन। एल्गी आर ग्रुप्ड इन द किंगडम प्रोटिस्टा। एल्गी जो होते हैं वो किंगडम प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं। एल्गी हैव ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एल्गी जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंडक्ट करते हैं, यानी कि अपना खाना खुद बनाते हैं। क्लोरोफिल होते हैं इनके पास फोटोसिंथेसिस के लिए। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पोजेस करते हैं। एक ही लाइन को 2-3 बार लिखा हुआ है, आप ऐसा कर सकते हैं। एल्गी आर इनकेपेबल ऑफ लिविंग इन डार्क। एल्गी जो होते हैं वो डार्क में सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि उनको लाइट की जरूरत होती है खाना बनाने के लिए। सेल वॉल जो होती है एल्गी की वो मेनली सेलुलोज से बनी होती है। एल्गी जो होती है, हाँ वो भी उससे भी हो सकती है, वो उससे भी हो सकती है, लेमिनारिन से भी हो सकती है, लेमिनारिन से भी हो सकती है, ठीक है, और मेलानिन से भी हो सकती है। मेलानिन से तो बहुत कम होती है, होती ही नहीं शायद, तो लेमिनारिन याद आ रहा है मुझे अभी। लेमिनारिन से होती है, सेलुलोज से होती है। एल्गी जो होते हैं स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो एल्गी होती है वो स्टार्च की फॉर्म में अपना खाना स्टोर करती है। एल्गी जो होती है यूनिन्यूक्लिएटेड सेल होता है इसके बाद, ये एक एल्गी का स्ट्रक्चर होता है। और हमारा यहाँ पे असाइनमेंट अभी बचे हैं। मोल्ड्स की अगर हम बात करें, मोल्ड जो होता है ऐसा फंजाई होती है जो मल्टीपल आइडेंटिफाइड न्यूक्लियस की फॉर्म में पाई जाती है, आइडेंटिकल न्यूक्लियस की फॉर्म में पाई जाती है, यानी कि उसका एक जैसे अलग अलग न्यूक्लियस होते हैं। इट ग्रोज इन द फॉर्म ऑफ हाइफी और फिलामेंट। वो हाइफी और फिलामेंट की फॉर्म में होते हैं। ये है देखो हाइफी, ये जो बाहर ऐसे निकले हुए हैं ना, बाल के जैसे स्ट्रक्चर निकले होते हैं, ये इसे हम हाइफी बोलते हैं, ठीक है। ये हाइफी और फिलामेंट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। मोल्ड्स आर मल्टीसेलुलर एंड ग्रो इन द फॉर्म ऑफ हाइफी और माइसीलियम। जो मोल्ड्स होते हैं वो मल्टीसेलुलर और हाइफी और माइसीलियम के फॉर्म में होते हैं। मोल्ड्स जो होते हैं वो डैम्प, डार्क और स्टीम फील्ड एरियाज में पाए जाते हैं, ठीक है। ये स्टीम यानी कि गर्म, ठंडी और कम लाइट वाली, ज़्यादा लाइट वाली और सूखी, गीली हर जगह पे पाए जाते हैं। राइजोपस की अगर हम बात करें, राइजोपस, स्टोनीफेरा और पेंसिलियम एस्परजिलस इज द टाइप ऑफ मोल्ड्स। इन्हें एज द टाइप ऑफ मोल्ड्स कहते हैं। एस्परजिलस नाइगर, पेंसिलियम नोटाटम, राइजोपस, स्टोलोनिफर, ये सब मोल्ड्स की फॉर्म है, ये टाइप्स हैं। मोल्ड इज मेड अप ऑफ हाइफी। मोल्ड जो होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बने होते हैं, जिसे हम हाइफी कहते हैं। हेटेरोटॉपिक इन नेचर होते हैं, जिसमें स्पोरेंजियोफोर्स होते हैं, स्टोलन होते हैं और क्या होते हैं, राइजोइड्स होते हैं। प्रोटोजोन्स की अगर हम बात करें, ये अलग अलग टाइप ऑफ बैक्टीरियाज है, ठीक है, बैक्टीरिया। प्रोटोजोन्स की अगर हम बात करें, माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर यूकारियोट्स होते हैं दैट हैव रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स इंटरनल। उनके पास बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यूकारियोट्स होते हैं, ये यूनिसेलुलर यूकारियोट्स होती है, ठीक है। इंटरनल होती है फीट, कॉम्प्लेक्स इंटरनल फीट, पता नहीं शेप होगा ये, कॉम्प्लेक्स इंटरनल शेप एंड साइज एंड कैरी आउट कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोटोजोन्स के पास कोई ऑर्गन नहीं होता, टिश्यू होते हैं या टिश्यू नहीं होते, बट स्पेशल टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेलीज होती हैं जो सर्व करती हैं उन्हें फंक्शन और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन परफॉर्म करने में। हेटेरोटॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये मतलब हेटेरोटॉप्स होते हैं जो कि दूसरों से खाना ऑब्टेन करते हैं। डोंट हैव क्लोरोफिल, इनका क्लोरोफिल नहीं होता। इसे सबसे पहले जॉर्ज अगस्त ने देखा था, जॉर्ज अगस्त गोल्डफ्यूज ने देखा था इन 1818, ठीक है। इसका पर्टिकुलर डायग्राम आप देख सकते हो, ऐसा होता है। अब हम फटाफट से मूव करते हैं अपने नेक्स्ट असाइनमेंट पे, जो कि बहुत ईजी होने वाला है और आपको सब समझ में आ जाएगा। और हमारे पास सिर्फ 8 मिनट बचे हैं। व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट इज माइन्यूट टू सीन बाय द नेकेड आइज, स्पेशली अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो कि बैक्टीरिया होते हैं, इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आइज। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म नेकेड आइज यानी कि
ऐसी जो आंखें होती है हमारी उनसे विजिबल नहीं होती, उसे हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले फर्स्ट एंटोन वन लियोन्यूक ने देखा था 1674 में। 1668 में देखा था रॉबर्ट हुक ने प्लांट सेल्स को। 1674 में देखा था वो एंटोन वन लियोन्यूक ने, और इन दोनों ने सबसे पहले रेवोल्यूशन लेके आए थे माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में यूजिंग अ माइक्रोस्कोप ऑफ हिज ओन। राइट, बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकार्योट एंड यूकार्योट बहुत सिंपल है। प्रोकार्योट को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। मतलब ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। न्यूक्लियस इज नॉट डबल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन नहीं होती, ये न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होती है। जेनेटिक मटेरियल जो होता है प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के फॉर्म में ऑफ दैट एरिया इज नोन एज न्यूक्लियोइड्स, और जेनेटिक मटेरियल जो होता है इसके फॉर्म में न्यूक्लियस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इसमें राइबोसोम 70s होते हैं, इसमें 80s होते हैं। प्लाज्मिड डीएनए प्रेजेंट, प्लाज्मिड डीएनए एब्सेंट। मेसोसोम प्रेजेंट, मेसोसोम एब्सेंट। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें होता है, जो डन बाय प्लाज्मा, वर्क ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज डन बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट एंड इन्वॉल्व एनर्जी प्रोडक्शन। Give the names of major group of microbes: bacteria, archaea, fungi, yeast, mold, algae, protozoa, and viruses, protista, and so on are the type of major groups of microbes. ठीक है. Write one important contribution of Louis Pasteur in the field of microbiology. Louis Pasteur coined the term microbiology, aerobic and non-aerobic. Louis Pasteur disproved the theory of spontaneous generation. अभी बताऊंगा, आगे आने वाली है spontaneous generation. Louis Pasteur demonstrated that anthrax was caused by bacteria and also produced the vaccine for disease. Louis Pasteur जो है उन्होंने एंथ्रैक्स, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एंथ्रैक्स को ये पता किया कि एंथ्रैक्स कैसे कॉज होता है बैक्टीरिया के फॉर्म में, और उसकी वैक्सीन भी बनाई। लुइस पैस्चर डेवलप्ड लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन फॉर द डिसीज। लुइस पैस्चर जो थे डेवलप किया उन्होंने लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन फॉर द डिसीज। ठीक है. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट हुक इन द फील्ड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो ये रॉबर्ट कोच होगा, रॉबर्ट हुक है क्या, रॉबर्ट हुक होगा, चलो हाँ रॉबर्ट हुक होगा। इंग्लिश फिजिस्ट रॉबर्ट हुक इज नोन फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ द लॉ ऑफ इलास्टिसिटी फॉर हिज, ठीक है, discovery of law of elasticity for his first use of violet cell in the sense of basic unit of organism, and for his study of microscopic fossils. He most famously discovered the law of elasticity. उसने सबसे पहले law of elasticity discover की थी, Hooke's law, and did a huge amount of work on microbiology. सबसे पहले उन्होंने पब्लिश की एक बुक माइक्रोग्राफिया which included sketch of various natural things under a microscope. Hooke was the scientist who coined the term cell. Hooke discovered that cells were made up of living organisms. ये सब आपको पता ही है. Robert Hooke discovered dead cell using early microscope. Robert Hooke जो थे early dead cells की फॉर्म में प्रेजेंट थे using early microscope. ठीक है, उन्होंने सबसे पहले डेड सेल ऑब्टेन किया था using early microscope. कॉर्क के अंदर देखा था उन्होंने. राइट शॉर्ट नोट ऑन सिंपल माइक्रोस्कोप. बहुत सिंपल है, नाम में ही है सिंपल है. इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप ओनली वन कन्वेक्शन लेंस इज यूज्ड. मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, वो मैग्नीफाइंग ग्लास जो वो होती है, दूरबीन होती है मैग्नीफाइंग ग्लास, बस वही होता है सिंपल माइक्रोस्कोप. इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप ओनली वन कन्वेक्शन लेंस इज यूज्ड. इन द सिंपल माइक्रोस्कोप द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस. जो इन द सिंपल माइक्रोस्कोप द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस. ठीक है, जो सिंपल लेंस होता है माइक्रोस्कोप होता है, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन द, देखो जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है ना, उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो फोकल लेंथ पे प्रेजेंट होता है, उसमें मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा हाई होती है, लेस होती है देन दैट ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. इट इज यूज्ड टू ऑब्जर्व माइन्यूट पार्ट ऑफ द वॉच. इसमें माइन्यूट पार्ट, बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स रीड करने में मदद करते हैं, दिखने में मदद करते हैं, और उसे पता करने में हेल्प करते हैं कि उसके अंदर क्या है. ये बहुत ही टेम्परेरी यूज के लिए होता है. कंडेंसर लेंस इज एब्सेंट इन सिंपल माइक्रोस्कोप. कंडेंसर लेंस जो होता है वो बहुत ही वो एब्सेंट होता है उसके अंदर जो लाइट को कंडेंस करने का काम करते हैं. इसमें जो लाइट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से बहुत कम इमेज शो करती है. ये मैग्निफिकेशन पावर जो होती है सिंपल माइक्रोस्कोप की वो 300x के बराबर होती है. उससे भी ज़्यादा हो सकती है या उससे कम हो सकती है. सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज्ड एट द बेसिक लेवल. सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है बेसिक लेवल पे यूज होता है. लाइट से माइक्रोस्कोप इन सिंपल माइक्रोस्कोप इज नेचुरल. लाइट सोर्स जो होता है सिंपल माइक्रोस्कोप में वो नेचुरल होता है, या फिर हम उसमें अलग से टॉर्च भी लगा सकते हैं. A simple microscope is a magnifying glass that has a double convex lens with a short focal length. जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है वो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जो डबल कन्वेक्स लेंस की तरह यूज होता है विद अ शॉर्ट फोकल लेंथ. इन सिंपल माइक्रोस्कोप की अगर बात करें, कनकेव रिफ्रैक्टिंग टाइप मिरर इज यूज्ड. कनकेव रिफ्रैक्टिंग टाइप मिरर भी यूज होते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर, जो हमें लाइट को कनकेवली वो करने का काम करता है, फोकस करने का काम करता है. सिंपल माइक्रोस्कोप यूज्ड इज इन पेडोलॉजी. सिंपल माइक्रोस्कोप यूज्ड इन पेडोलॉजी. सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है वो पेडोलॉजी में यूज होता है, यानी कि फॉसिल की स्टडी में यूज होता है. सिंपल माइक्रोस्कोप यूज्ड बाय डर्मेटोलॉजिस्ट टू फाइंड आउट वेरियस स्किन डिसीजेस. सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है वो डर्मेटोलॉजी में यानी कि स्किन डिसीजेस को फाइंड करने में यूज होता है. सिंपल माइक्रोस्कोप यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी टू स्टडी सैंपल ऑफ एल्गी एंड फंजाई. सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है वो माइक्रोबायोलॉजी में यूज होता है टू स्टडी द सैंपल ऑफ एल्गी एंड फंजाई. यूज होता है ज्वेलर्स में टू मैग्नीफाई द व्यू ऑफ द फाइन पार्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी.
ठीक है, जो मैग्नेट जो ज्वेलर जो रतन वगैरह जो रतन कह रहा जो जोरी यूज करते हैं। डिस्कस द स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फूड माइक्रोबायोलॉजी एज द एरिया ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। स्कोप ऑफ फूड माइक्रोबायोलॉजी क्या हो सकता है, नाम में ही है फूड के रिलेटेड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फूड की स्पॉइलेज कॉज करने में हेल्प करते हैं, फूड बॉर्न इलनेस जो फूड से बीमारियां होती हैं उसे कॉज करने में हेल्प करते हैं। बेनिफिशियल वे हेल्प्स इन फूड फर्मेंटेशन, उसे स्टडी करने में हेल्प करते हैं और फूड फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि हमें इथेनॉल बनाने में हेल्प करते हैं। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा दोस्तों, बस 4 पेजेस रहते हैं, ठीक है, आधे घंटे मतलब ये बस 30 तक हो जाना चाहिए, सॉरी। पर आपको समझने में अगर अच्छा लग रहा है ना समझने में, तो प्लीज आप आगे जरूर देखना, बहुत मजा आने वाला है। सरप्राइज जरूर दूंगा आगे, सरप्राइज मतलब हल्के टिप्स एंड ट्रिक्स सिखा दूंगा। फूड स्पॉइलेज प्रिजर्वेशन वो आपको समझ में आ ही गया होगा, टिप्स एंड ट्रिक्स ही तो है ये, माइक्रोबायोलॉजी और आगे फाइकोलॉजी, एल्गी, ये सब यही तो ट्रिक्स है बस, और क्या। फूड स्पॉइलेज प्रिजर्वेशन, फूड स्पॉइलेज और प्रिजर्वेशन में हेल्प करता है। फूड प्रिजर्वेशन कैन बी डन यूजिंग प्रिजर्वेटिव्स टू रिड्यूस द स्पॉइलेज। देखो इतने बड़े बड़े वीडियोस बनाना फिर मुश्किल हो जाता है, इसलिए आपको मैं पढ़ा के वो एक एक लाइन समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। फूड और आपको क्वेश्चन आंसर के साथ समझा रहा हूँ ताकि एग्जाम में आते भी हैं। फूड स्पॉइलेज एंड प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन कैन बी डन यूजिंग प्रिजर्वेटिव्स टू रिड्यूस द स्पॉइलेज। ये प्रिजर्वेटिव्स के फॉर्म में यूज होते हैं टू रिड्यूस द स्पॉइलेज। फूड सेफ्टी की अगर हम बात करें, बायोलॉजिकल कंटामिनेशन आर द मेजर कॉज ऑफ फूड इलनेस। जो बायोलॉजिकल कंटामिनेशन होती है वो मेजर कॉज ऑफ फूड इलनेस होती है। फर्मेंटेशन में यूज होती है। माइक्रोबायोलॉजिकल क्वांटिटी एश्योरेंस में क्वालिटी एश्योरेंस में यूज होती है। जो माइक्रोबायोलॉजी क्वालिटी एश्योरेंस में यूज होती है। स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रीज में यूज होती है, मेडिकल एप्लीकेशंस के फॉर्म में यूज होती है। प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स सिंथेसाइजिंग एंड स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के ड्रग्स बनाने में यूज होती है। मेडिकल पर्पसेस के लिए वैक्सीनेशन बनाने में यूज होती है। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में हमें फर्मेंटेशन के लिए यूज हो सकती है। एंटीबायोटिक्स बनाने में यूज हो सकती है। फूड प्रोडक्ट्स बनाने में यूज हो सकती है। एंजाइम्स के लिए यूज हो सकती है। अमीनो एसिड्स बनाने में यूज हो सकती है। वैक्सीनेशन बनाने में यूज हो सकती है। और तो और काफ़ी अलग अलग चीज़ें होती है जिसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं और तो और हम उन्हें कैसे समझ सकते हैं। और जो प्रोडक्शन ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल, अल्कोहल डेट कैन ये प्रोडक्शन हो सकती है। इंडस्ट्रियल माइक्रोलॉजी अल्कोहल बनाने के लिए यूज हो सकती है। दारू भूल गए, दारू बनाने में यूज हो सकती है। डेट कैन बी कंज्यूम्ड एंड इज आल्सो नोन एज इथेनॉल एंड इथेनॉल इज यूज्ड टू पावर ऑटोमोबाइल्स एज अ फ्यूल सोर्स। डिस्कस कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप विद प्रिंसिपल, सिंपल है। माइक्रोस्कोप विद हाई रेजोल्यूशन है, जो हाई रेजोल्यूशन यूज करता है। 2 सेट ऑफ लेंसेज होता है, जैसे हम रैकेट पिनियन अरेंजमेंट में यूज करते हैं। 2 डायमेंशन इमेज प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। द टर्म कंपाउंड माइक्रोस्कोप रेफर्स टू द यूज ऑफ मोर देन 1 लेंस इन द माइक्रोस्कोप। एक से ज्यादा लेंस प्रोड्यूस करने में वो इसमें कैपेबल होती है। द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज द वन ऑफ द टाइप ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। द अदर टाइप ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इज सिंपल माइक्रोस्कोप। 2 टाइप ऑफ लेंसेज यूज हो सकते हैं इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस। ऑब्जेक्टिव लेंस जो होती है वो ऑब्जेक्ट की तरफ होती है, जो ऑब्जेक्ट को एग्जामिन करने में हेल्प करती है। और जो आईपीस होते हैं वो ओक्यूलर लेंस की तरह काम करती है, जो देखने में काम करती है, जहाँ पे हमारी आईज लगती है। ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है इसका। एप्लीकेशन की बात करें, बायोटेक्नोलॉजी में यूज होती है, ऑब्जर्वेशन में यूज होती है, आइडेंटिफिकेशन विजुअलाइजेशन में यूज होती है, स्टेनिंग में यूज होती है, अनशेड माइक्रोस्कोप देखने में यूज होती है, फोरेंसिक लैबोरेटरीज में यूज होती है, कंडक्टिंग वेरियस एकेडमिक एक्सपेरिमेंट्स यूज होती हैं, एकेडमिक स्कूल में एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें यूज होती हैं। फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स में यूज होती है। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज प्रूव्ड टू बी क्रिएटिव एंड वेरी कंसिस्टेंट टू बी ऑब्जर्वेबल, ठीक है, एंड वेरी जनरल टू बायोलॉजिस्ट, और ये बायोलॉजिस्ट बहुत यूज करते हैं। अब राइट अबाउट द स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एज हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी इज एन, बस सिंपल है, इसमें ये बता रखा है कि जो इसमें क्या हुआ ना, एक टाइम पे एरिस्टोटल थे, एरिस्टोटल जो थे उन्होंने क्या किया, एक टाइम पे 1919 की बात है, जिसमें एरिस्टोटल ने क्या देखा कि जब ना बारिश हुई, कीचड़ के अंदर से फ्रॉग निकल आया। जब वो बांध देखने गया, बांध मतलब जहाँ पे गेहूँ रखते हैं, उसके गेहूँ के अंदर से चूहे निकल आए। और अगर जब उसने देखा कि वो मतलब ऐसी कुछ चीजें देखी उसने, चूहे, हाँ, और जो फूलों के अंदर से बटरफ्लाई निकल आई, तो ऐसे देखा उसने कि उसे ऐसा लगने लग गया कि जो नॉन लिविंग मैटर है, नॉन लिविंग थिंग्स, उसके अंदर से अगर चीजें निकल के आ रही है तो इसका मतलब है जैसे फिशेस समुद्र के अंदर से निकल के आती है, इसका उसने ये समझा कि जो नॉन लिविंग मैटर है वही सारे लिविंग मैटर में कन्फर्म हो जाता है, लिविंग मैटर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। देखते हैं, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी एक साइंटिफिक थ्योरी है, ऑर्चिक साइंटिफिक थ्योरी है, जो स्टेट करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड अराइज फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर एंड सच प्रोसेस वाज रेगुलर इन नेचर, और ऐसे प्रोसेस तो रेगुलर होते हैं नेचर में। दिस थ्योरी आल्सो एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लाइफ, इसने ओरिजिन ऑफ लाइफ बताया नॉन लिविंग मैटर से। अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी, अ पीस ऑफ ब्रेड एंड चीज रैप्ड एंड लेफ्ट इन अ कॉर्नर कुड गिव राइज टू माइस। कुछ नहीं यार, ब्रेड लो, ब्रेड को आप रैप कर दो, किसी ब्रेड को आप वो चीज वगैरह में रैप कर दो और इसे आप कोने में रख दो, चूहा निकल आएगा। इसका मतलब है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ओरिजिन ऑफ लाइफ को बढ़ावा देते हैं।
वो आ जाएगा इन अ फ्यू वीक्स। और मैगोट कोड राइज फ्रॉम द डेड फिश, और जो मैगोट्स होते हैं वो डेड फ्लैश से, यानी कि जो मांस होता है, मांस मच्छी, उससे निकल आते हैं, जो मांसाहारी होते हैं। The Greek philosopher Aristotle was one of the earliest recorded scholars to articulate the theory of spontaneous generation. Aristotle ने 1917 या 1919 के करीब दिया था ये, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है। Discuss various methods used for preservation of microbial culture. हमने अभी भी बात की agar slant. All microbiology laboratories preserve microorganisms on agar slant. The slant are incubated for 24 hours and more, and they are then stored in a refrigerator. These cultures also are periodically transferred to fresh media. ये fresh media में transfer करते हैं. Time interval at which the transfer are made, which varies with the origin and condition of the growth. पैराफिन मेथड की अगर हम बात करें, अगार स्लांट जो होता है वो ऑयल से कवर होता है। पैराफिन क्या होता है? हमारा ऑयल होता है, तेल होता है, जो कैरोसिन की तरह काम करता है। पैराफिन होता है एक ऑयल होता है। द अगार स्लांट आर इंक्यूबेटेड एंड इनोकुलेटेड अंटिल गुड ग्रोथ अपीयर्स। जब तक गुड ग्रोथ नहीं आती तब तक उसे इंक्यूबेट और इनोकुलेट करके रखेंगे। दे आर देन कवर्ड विद स्टेराइल मिनरल ऑयल टू डेप्थ ऑफ 1 सेंटीमीटर अबव एट द टिप ऑफ स्लांट सरफेस। उसे 1 सेंटीमीटर अबव द टिप ऑफ स्लांट सरफेस टेढ़ा करके रख देंगे, ठीक है। उसके बाद दिस इज अ सिंपल एंड मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ प्रिजर्विंग बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया एंड फंजाई जो होते हैं वो रिमेन विजिबल रहते हैं फॉर सम ईयर एट रूम टेम्परेचर। द लेयर ऑफ पैराफिन प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ द मीडियम एंड बाय एंश्योरिंग एन एनारोबिक कंडीशन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिमेन डोरमेंट स्टेट, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डोरमेंट स्टेट में रहते हैं। Saline suspension. Sodium chloride in high concentration is frequently an inhibitor of bacterial growth. Bacteria are suspended in 1% salt solution that is also known as lethal concentration. 5 micro what it is मुझे समझ में नहीं आया ये। Lethal concentration in saline caps tubes to prevent evaporation. The tissues are stored at room temperature. Tissues को हमेशा room temperature में, ट्यूबल्स को हमेशा रूम टेम्परेचर में स्टोर करते हैं। और wherever needed the transfer is made on agar slants. और जब भी किसी की जरूरत होती है, slants मतलब पेन देखे हैं आपने? एक मिनट, ये देखो ना, आप इसे समझ लो, आप ये होता है और इसे आपने टेढ़ा कर दिया, ऐसे टेढ़ा कर दिया, तो यही होता है अगार स्लांट। टेस्ट ट्यूब है एक, इसे हमने टेढ़ा कर दिया तो इसे हम कहते हैं अगार स्लांट, जहाँ पे उसे ग्रो करने को मिलता है, ठीक है। ओके, कहाँ थे हम? ठीक है, अगार स्लांट। अब प्रिजर्वेशन एट वेरी लो टेम्परेचर, हम इसे लो टेम्परेचर में प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिज्म आर सस्पेंडेड विद न्यूट्रिएंट ब्रोथ कंटेनिंग 15% ग्लिसरॉल। द सस्पेंशन इज फ्रोजन एंड स्टोर्ड एट 15 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। ये पता नहीं माइनस होगा -15 डिग्री सेल्सियस टू -30 डिग्री सेल्सियस। द अवेलेबिलिटी ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन दैट इज टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन provides another main preserving stock culture. In this procedure लिक्विड नाइट्रोजन के हम अंदर स्टोर करते हैं, जिससे वो डीप फ्रीजर्स के अंदर स्टोर हो जाती है विद प्रोटेक्टिंग एजेंट, जिसे हम ग्लिसरॉल डाइमिथेन सल्फोक्साइड भी कहते हैं। ग्लिसरॉल भी कर सकते हैं या फिर डाइमिथाइल सल्फोक्साइड भी कर सकते हैं इन सीटेड इम्प्योरिटीज, ठीक है। द फ्रोजन कल्चर आर केप्ट इन लिक्विड नाइट्रोजन रेफ्रिजरेटर। लिक्विड नाइट्रोजन रेफ्रिजरेटर के अंदर हम उसे स्टोर कर देते हैं। माइक्रोबियल कल्चर के हमें इसमें प्रिजर्वेशन दिखानी है, ठीक है, प्रिजर्वेशन दिखानी है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, वो क्रायो प्रिजर्वेशन हो सकता है, वो लायोफिलाइजेशन हो सकती है, वो डेसिकेशन हो सकती है, वो मिनरल ऑयल ओवरलेज हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। डीप फ्रीजर हो सकती है, रेफ्रिजरेशन हो सकती है, फ्रीजिंग हो सकती है, या फिर सिलिका जेल डेसिकेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है वो। प्रिजर्वेशन बाय ड्राइंग इन वैक्यूम। द ऑर्गेनिज्म आर ड्राइड ओवर कैल्शियम क्लोराइड के ऊपर से ड्राई करते हैं वैक्यूम के अंदर और आर स्टोर्ड इन द रेफ्रिजरेटर, ठीक है। लायोफिलाइजेशन हो सकती है। लायोफिलाइजेशन क्या होती है? प्रिजर्वेशन ऑफ, उसके अंदर से सारा मॉइस्चर निकाल लेते हैं और इस प्रोसेस में जिसमें माइक्रोबियल सस्पेंशन से सारा वाटर निकाल लेती है और जो माइक्रोबियल कल्चर होता है उसको हम फ्रोज कर देते हैं। उसकी जो थिन फिल्म होती है उसे हम फ्रीज कर देते हैं ओवर द इनर सरफेस ऑफ द, अब यार सर्दियाँ भी आने वाली है, मुझे पहले ठंड लग रही है। सरफेस ऑफ द, ये क्या है, मुझे कुछ वर्ड समझ में नहीं आए। बाय रोटेटिंग इट इन मिक्सचर, मतलब वही कि उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट में उसे ड्राई आइस को डाल देते हैं, सोडियम कार्बन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल और एसीटोन एट टेम्परेचर ऑफ -78 डिग्री सेल्सियस। द वॉल्स आर इमीडिएटली, ये वॉल होगा, वॉल बाय रोटेटिंग इट इन मिक्सचर ऑफ ड्राई आइस and alcohol or acetone at a temperature of -78 degrees Celsius. The walls are immediately connected to a high vacuum line. This dries the organism while still frozen. मतलब ये आपको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस उसको हमने मॉइस्चर निकाल दिया और उसे हमने क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया, ठीक है।
और इसे हमने फ्रीज कर दिया 90 डिग्री सेल्सियस -196 डिग्री सेल्सियस पे। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, डिस्कस वेरियस अप्लाइड एरिया। देखो मैंने कहा ना 30 तक खत्म कर देंगे, 30 से पहले ही कर दूंगा। डिस्कस वेरियस अप्लाइड एरिया ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की बात करें, मेडिकल में यूज होती है, हम इसे माइक्रोब्स की स्टडी करने में यूज कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में मेडिसिन बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, और अदर फार्मास्यूटिकल एंटीबायोटिक्स, एंजाइम्स, विटामिन, वैक्सीन, अमीनो एसिड बनाने में यूज कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ लेकिन ये ना थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है। फिर अगर आपको समझ में आया तो आई एम रियली थैंकफुल कि अगर आपको समझ में आया। अगर नहीं आया तो आई एम रियली सॉरी, बट आप एक बार वीडियो को थोड़ा सा देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में हम इसे इंडस्ट्रियल केमिकल्स बनाने में यूज़ कर सकते हैं, फर्मेंटेशन में यूज़ कर सकते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं, और तो और हम इसे ब्रूइंग में यूज़ कर सकते हैं, फर्मेंटेशन में यूज़ कर सकते हैं, और तो काफ़ी माइक्रोबायोलॉजी ट्रीटमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो जेनेटिक्स में यूज़ कर सकते हैं, हम इसे माइक्रोबियल कल्चर्स में यूज़ कर सकते हैं, मॉलिक्यूलरिटी में यूज़ कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल्स में यूज़ कर सकते हैं। फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी में हम इसे फूड स्पॉयलेज में यूज़ कर सकते हैं, फूड स्पॉयलेज की स्टडी में यूज़ कर सकते हैं। डेयरी फर्मेंटेशन में यूज़ कर सकते हैं, फर्मेंटेशन में यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड सिंस 100 years ago टू मेक वाइन। वाइन की फर्मेंटेशन के लिए हम इसे कितने टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं। एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की अगर हम बात करें, द स्टडी ऑफ एग्रीकल्चरली रेलिवेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हम कर सकते हैं इसे डील। सॉइल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी में हम इसे स्टडी करते हैं सॉइल की स्टडी के लिए। वेटनरी में हम एनिमल्स की स्टडी को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या प्रभाव पड़ता है वेटनरी पे, हम उसे वो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, 1.5 घंटा हो चुका है। बेसिकली हमको इतना लगा नहीं था कि इतना ज़्यादा टाइम हो जाएगा, लेकिन टॉपिक इतना बड़ा था, लेकिन मैंने आपको पूरा बेसिक बता दिया है माइक्रोबायोलॉजी का। माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, बीएससी बायोटेक में आप माइक्रोबायोलॉजी कैसे पढ़ सकते हैं, और मैंने अब तक आपको सारा कुछ बता दिया। आई एम रियली थैंकफुल टू आदित्य, जो मेरे कॉलेज क्लासमेट है, एंड आई एम रियली थैंकफुल कि उन्होंने मुझे नोट्स के लिए हेल्प की। क्रेडिट दे रहा हूँ मैं उनको इस वीडियो में, उनके नोट्स हैं सारे के सारे। मैं आपको पीडीएफ लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके आप कर सकते हैं। उस पर आपको एकदम से नहीं आएगा, आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। मैं वीडियो एडिट करूंगा, उसके बाद मैं आपको डाल दूंगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, थोड़े टाइम बाद चेक करना, आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई एनर्जी और साथ, तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग। लव यू टू मच गाइस।